हेलो हेलो। हाँ जी, देखो जी, चैप्टर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं टॉपिक असर्शंस। असर्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के बाद हर एक क्लास में, मोस्टली सभी क्लास में असर्शंस का जिक्र आएगा ही आएगा। इस टॉपिक पे मैं आज की पूरी क्लास लगाऊंगा। सिर्फ 1 से 1.5 पेज का टॉपिक है, पर आज की पूरी क्लास हम असर्शंस पे लगाएंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट ये नाम नया नया सा है असर्शंस, इसलिए इस शब्द को आपके जहन में डालने के लिए हम बहुत सारा टाइम इस पे लगाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कहानियां तुम्हें सुनाएंगे। कहीं भी कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी आए, मेरे को वहीं रोक देना कि सर समझ नहीं आया, दोबारा समझा। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शुरू करते हैं। एक वीडियो में तुम्हें दिखाता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आए। भाई साहब आइजा, मसूर पापड़ी खा लो भाई, आइजा। ये चलो फालतू बात लेना करना का, भांजी के लिए पापड़ी बनाओ। क्या कर रहा हो? बना रहे हैं भैया, बना रहे हैं। तो जल्दी करा भांजी, मिर्ची तेज या कम? तेरे तो पता है मैं बड़ी तेज मिर्च खाती, कोई कम खाई है मैंने? गोलगप्पे, किराना गोलगप्पे, पापड़ी आइजा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम का प्लेट दे। आइए साहब, कैसे है भाई साहब? बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। हाँ भाई लो, अच्छा बनाए भाई, बना रहे। भट्टी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बांड के हजार शेयर खरीद लूं। तो यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है, खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। ये थोड़ा है कि हर एरा गरा गोलगप्पे वाला पब्लिक इशू निकाल दे। तो क्या है, ये चाहे तो सुबह पब्लिक लिमिटेड बनाकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें। अरे साहब, हमका भी कोई ऐसा तरीका बताई दो ना कि हमारा बिजनेस भी एक्सपांड हो जाए। किसी दिन दफ्तर में मिल लेना इनसे। ये भट्टी साहब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सब समझा देंगे। अरे किसी दिन का बाबूजी, हम कल ही आ जाता है। हाँ। और आप हमका समझाई दो कि पब्लिक इशू का है और ससुरा शेयर का है। शेयर का मतलब है लोग तुम्हारे काम में पैसा लगाकर हिस्सेदार बन जाते हैं। अब उनका पैसा तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो। मगर भैया, गोलगप्पन के बिजनेस में कौन पैसा लगाई? मैं गोलगप्पों के बिजनेस की ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री यूनिट है। और कंपनी का नाम रखेंगे पीपी वाटर बॉल्स। ये कोई इंग्लिश कंपनी है का मालूम भैया? हाँ। भाई, पीपी का मतलब है प्रेम प्रकाश, वाटर बॉल का मतलब है गोलगप्पे। अरे वाह भैया, ये तो हमारी कंपनी का ही अंग्रेजी नाम हुई गया, पीपी वाटर बलवा। सेबी और आरओसी से परमिशन लेना मेरा काम है, फॉर्म छपवाना मेरा काम है, शेयर निकलवाना मेरा काम है। अरे ये सभी तो हर काम है, तो हमारा का काम है रे भैया। आपका काम है 10-15 लाख का इंतजाम करना, इन कामों का खर्चा। 10-15 लाख का खर्चा? भाई फिर 1 करोड़ भी तो आप ही के पास आएंगे। प्रकाश, एक काम हो सकता है का? वो हमारे चाचा है ना लंदन में, लाल सिंह, वो जो साउथ हॉल लंदन में चाट पापड़ी बेचते हैं। हाँ, उनसे 10-15 लाख मंगाई सकता है, क्योंकि उनका बहुत देर हो गई है लंदन में भाई। अरे यार, उसे पार्टनर क्यों नहीं बनाते? आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगी। अरे भैया, लाल सिंह से कोलैबोरेशन? अरे लाल सिंह नहीं, रेड लाइन ऑफ लंदन से कोलैबोरेशन, 80% एक्सपोर्ट यूनिट। आपके शेयर तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक फॉर्म पीपी वाटर बॉक्स पे देना भैया। मुझे भी देना, एक फॉर्म मुझे भी देना। अरे यार, मुझे तो बताओ कि किस शेयर में पैसा लगाऊं? भैया, मैं तो उसी शेयर में पैसा लगाता हूँ जिसमें प्रसाद बताता है। प्रसाद से पूछ। क्यों भाई? देखो जी, पीपी वाटर बॉल्स 80% एक्सपोर्ट यूनिट है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, राइट प्रॉस्पेक्ट्स है। ये वाटर बॉल क्या चीज है यार? यार कुछ भी हो तो अप्लाई कर दे, प्रसाद का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हो मुबारक हो प्रेम प्रकाश जी, आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सारे शेयर धड़ाधड़ बिक गए। कहा कह रहे हो भट्टी साहब? न तो हमारे पास जमीन है, ना मशीनरी, न पानी है, न बिजली, और लोग है कि धड़ाधड़ पैसा फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे अपने बॉम्बे ब्रोकर से बात कर लेने दो। हाँ, करा जल्दी करा। हाँ हेलो बिहारी। हाँ मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास से अपने ही शेयर खरीद लो भाई। क्या कह रहे हैं? अपना शेयर खुद ही खरीद लें का? भाई हम अपना शेयर खरीदेंगे, उसे देखकर लोग भी हमारा शेयर खरीदेंगे, देखा देखी भाव बढ़ेगा। हाँ बिहारी, अपना शेयर अखबारों में जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ खर्चा ही करना पड़ जाए। मैंने कहा था ना पीपी वाटर बॉल्स बढ़ेगा, पीपी 22 का हो गया।
10 रुपए का शेयर 22 रुपए में? यार बेच दे। अभी नहीं, अभी और देखो। यार प्रसाद कह रहा है तो इसकी बात मान ले। बिहारी कुछ लॉट और खरीदो यार, शेयर को उठने दो। पीपी वाटर बॉल्स का रेट पता क्या है? 45 रुपए। यार मैंने गलती की, मैं प्रसाद की बात मान जाता तो अच्छा था। अभी भी प्रीमियम पर खरीद लो, प्रसाद के हिसाब से ये शेयर और बढ़ेगा। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, जहां से भी कोई शेयर मिलता है उठा लो बिहारी। प्रसाद सब मान गया आपको। क्या शेयर बताया था? दिनों दिनों में 90 से ऊपर का हो गया। रेड लाइन ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेशन है, ये तो 100 से भी ऊपर जाएगा। हर दफ्तर गली गली में हमारे शेयर की चर्चा हो रही है। 100 रुपए में भी लोगों को नहीं मिल रहा। अभी मिलना कहां से है, सारे के सारे शेयर है ही अपने पास। और अब वक्त आ गया, हमें सारे के सारे शेयर बेचकर 8-10 गुना पैसा अंदर करना चाहिए। क्या स्कीम है गुरु? लगाओ बिहारी ब्रोकर को फुला। पीपी वाटर बॉल्स गिरना शुरू हो गया है, बेच न दे। मैंने तो पहले ही प्रीमियम पे खरीदे हैं, मुझे तो बेचकर घाटा हो जाएगा। चल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शेयर चढ़ी जाए। भट्टी साहब, आपको हमारे जैसा ब्रोकर नहीं मिलेगा। अरे आपका फोन आते ही 2 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर निकलवा दिए। वेरी गुड बिहारी, वेरी गुड। अब रेट चाहे 30 हो या 3, हमें क्या, हमारे पैसे तो पूरे हैं। अरे मरवा दिया यार, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में भी नहीं बिक रहा। प्रसाद साहब, आप तो कह रहे थे कि पीपी वाटर बॉल्स इंग्लिश कंपनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन है। मुझे भी आज ही पता चला कि पीपी वाटर बॉल्स गोलगप्पे बनाने वाला कोई प्रेम प्रकाश है। क्या सीखा तुमने इससे? क्या? पहले पहले होता था ऐसे कि सड़कों पे जा जाके फॉर्म मिलते थे अखबार वालों के पास कि भैया फॉर्म दे दो, शेयर सब्सक्राइब करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल ऐप्स आ गई हैं, पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। हाँ यार, पहले बहुत सारी जगह था और अभी भी है शायद कुछ जगह और कुछ शहरों में, लेकिन अब वो इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा है। अब सिर्फ 2 ही प्रोमिनेंट है, बीएससी एनएससी। कोलकाता में अभी भी है, 1-2 जगह और अभी भी है छोटे छोटे शहरों में, लेकिन छोटा है, बड़ा नहीं। हाँ क्या क्या? फेसबुक? अच्छा, पता नहीं मेरे को इसके बारे में तो। देखो जी, अब मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे तुम लोग। लोग जो हैं, सारे लोग खरीद रहे थे पीपी वाटर बॉल्स के शेयर्स। क्यों खरीद रहे थे? क्यों पीपी वाटर बॉल्स का शेयर इतना ज्यादा ऊपर जा रहा था? बताओ। क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे अच्छे? वो बताया ना था कि मैं ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा, ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि सब लोग इसके शेयर्स खरीद लेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ब्राइट दिख रहे थे। रेड लाइन ऑफ लंदन के साथ उसका कोलैबोरेशन दिखाया गया था। 80% एक्सपोर्ट यूनिट दिखाया गया था ये सब, जिसकी वजह से शेयर्स बिक रहे थे। लेकिन क्या ये सब एक्चुअल में था? नहीं था। वो बोल रहा था कि ना हमारे पास जमीन है, ना मशीनरी, ना बिजली है, ना पानी, लेकिन हमारे शेयर जो हैं वो लोग धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं। तो एक कंपनी की मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीजें दिखाती है, तो वो कुछ दावे करती है। एक कंपनी की, एक बार जरा मुझको बताओगे कि बैलेंस शीट, पीएनएल में क्या क्या चीजें आती हैं? लो एक पीएनएल बनाते हैं, तुम मुझे कुछ एग्जांपल देना कि पीएनएल में क्या क्या चीजें आती हैं, बताओ। टी शेप ही बना लो। यहाँ पे क्या आएगा? ले भाई, बैलेंस शीट भी बना दे। बता कहाँ पे आएगी लैंड एंड बिल्डिंग? यहाँ पे। और क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बोलो ना। डेटर्स,
हाँ, ऐसे तुम रैंडम दो चार चीजें बोलो और बताओ। परचेज आएगा, है ना, एक्सपेंस आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, रेंट का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, और क्या क्या चीज आएंगी, दो चार चीजें और बताओ इस साइड। इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक फॉर्मेट बनाया कि भैया P&L कुछ आता है, बैलेंस शीट में कुछ चीजें आती हैं। अब मैनेजमेंट ने दिखा रखा है कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़, रिलायंस ने दिखा रखा है कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़, कोई भी कंपनी ने दिखा रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ की है उसके पास, इसका मतलब उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, ठीक है। मैनेजमेंट दिखाना चाहती है कि भैया ये हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है, हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारी वैल्यू 10 करोड़ है। इस लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ को देख के आपके मन में कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें आप अपने आप ही मान लेते हो। जैसे कि अभी बताते, देखो जी, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को पकड़ते हैं एक बारी। कंपनी ने दिखा रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ अपनी बैलेंस शीट में। अब इसको देख के एक चीज का आपके मन में डाउट भी नहीं आया कि भैया ये एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। आपने मान लिया कि लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ दिखा रखे, तो यानी कि कंपनी के पास होगी, हम जाएंगे तो हमें दिख जाएगी, है ना। लोग भी ऐसे ही मान लेते। मैनेजमेंट दिखाना चाहती है, मैनेजमेंट दावा कर रही है ना कि भैया हमारे पास एग्जिस्टेंस में है, हमारे पास है, तभी तो वो दिखा रही है। तो मैनेजमेंट बिना बोले कुछ दावे करती है हर एक चीज पे। जैसे कि और देखो, लैंड एंड बिल्डिंग 10 करोड़ यानी कि इसकी वैल्यू 10 करोड़ है, भाई ने बोला वैल्यू इसकी 10 करोड़ है। वैल्यू 10 करोड़ होने का मतलब हाँ, कौन सही कह रहा है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अभी बेचने जाएंगे, फेयर वैल्यू में थोड़ी दिखाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग को। क्या हो क्या गया तेरे को, P&L में लैंड एंड बिल्डिंग अभी बेचने जाएंगे तो 10। इसका मतलब है कि ये बोलना चाहता है कि भैया हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन लगा के जो वैल्यू निकली वो 10 करोड़ की निकली, यानी कि इस साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, ठीक है, कॉस्ट में से माइनस कर दिया होगा, तो जाके इसकी वैल्यू 10 करोड़ निकली। और एक चीज आपके मन में आई भी नहीं, आपने अपने आप मान ली कि भैया कंपनी के ही नाम पे होगी ये, तभी तो दिखा रही है ना। ये मैनेजमेंट दावा कर रही है बिना बोले, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फिगर्स को दिखा रही है और उससे एक बिना बोले दावा कर रही है, आपके मन में एक चीज डाल दे रही है कि भैया हमारी है तभी तो दिखा रहे हैं, हमारे पास इसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, ठीक है। एक और चीज, कंप्लीटनेस। आप मान लेते हो कि भैया 10 करोड़ दिखा रहे हैं, तो टोटल जितनी भी इनके पास अलग अलग बिल्डिंग होगी सब मिला के 10 करोड़ की होगी, है ना। आप ये ऐसा नहीं सोचते कि भैया नहीं 2 करोड़ 2 बिल्डिंग 10 करोड़ की होगी, बाकी दो इन्हें दिखाई नहीं। आप मानते हो कि भैया जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं टोटल मिला के उनकी वैल्यू बनेगी 10 करोड़, सही है कि कुछ भी छूटा नहीं है, टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। ये 3-4 चीजें मैनेजमेंट बोलती नहीं है पर आप मान लेते, इसको हम बोलते हैं असर्शंस। असर्शंस का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशंस या क्लेम्स जो मैनेजमेंट करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बिना बोले, या फिर बोल भी सकती है। जैसे कि अगर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाएगी तो वो दिखाती है भैया हमारे ऊपर केस चल रहा है, हमें इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, वो बोल रही है, सही है। लेकिन यहां पर वो कुछ नहीं बोल रही, यहां पर वो नहीं बोल रही कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ही है, हमारे नाम पे है, इसकी वैल्यू में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करा है तो जाके वैल्यू 10 करोड़ आई है। ये सब चीजें आप अपने आप अज्यूम कर ले रहे हो, मान ले रहे हो, सही। अगर ये सारी चीजें लोग अपने आप अज्यूम कर लेते हैं और ऑडिटर भी ये सब अपने आप अज्यूम कर ले, तो फिर वही पीपी वाटर बोल्स वाला सीन हो जाएगा कि कोई भी कैसे भी कंपनी बना रहा है, सुबह प्राइवेट लिमिटेड बना के पब्लिक लिमिटेड बना के और 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया उसने, लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्कैम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑडिटर कभी इन चीजों को मानता नहीं है, हर एक चीज को चेक करता है। बात समझ में आई? असर्शंस का मतलब समझ में आया? क्या होता है असर्शंस का मतलब, एक शब्द में बताओ। नहीं, दावा जो मैनेजमेंट करती है बिना बोले, बोल के भी कर सकती है, जनरली बिना बोले करती है। असर्शंस आर क्लेम्स, या दूसरा शब्द बोले तो रिप्रेजेंटेशन
सही है, मैं लिखवाऊंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। बात समझ में आई क्या नहीं आई ये बात बताओ। क्लेम्स और रिप्रेजेंटेशन, देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं एक बार। असर्शंस रेफर टू रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रही है, या क्लेम जो मैनेजमेंट ले रही है, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, यानी कि बोल के या बिना बोल, दैट आर एम्बोडीड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, अलग से नहीं बता रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फिगर्स लिखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही जो फिगर्स है उससे कुछ क्लेम कर रही है बिना बोले या फिर बोल के। एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर एम्बोडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज यूज्ड बाय ऑडिटर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर का काम क्या है? सब इन सब असर्शंस को चेक करना और देखना कि भैया इनमें गलती तो नहीं, कि ऐसे तो नहीं कि मैनेजमेंट ने लिख दिया कि सेक्सी लग रहा था तो चलो हमने 10 करोड़ दिखा दी वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 करोड़ है। ऑडिटर चेक करता है, क्योंकि किसी भी असर्शन में गलती होगी तो यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है सर? कोई और दिक्कत परेशानी? बात समझ में आई? बताओ असर्शंस क्या है? असर्शंस रेफर टू रिप्रेजेंटेशंस, को हिंदी में क्या बोलोगे? दावा, मैनेजमेंट जो कर रही है। एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different type of potential misstatement that may occur। ठीक है, ऑडिटर क्यों यूज करता है? ताकि वो ढूंढ सके कि अलग अलग प्रकार की कौन सी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकती है। सही है जी। अब हम एक दो बार इस डेफिनेशन को रिपीट करेंगे। आप लोग मुझे बताओ कि क्या है असर्शंस? असर्शंस रेफर टू, थके थके मत बोलो, आवाज तेज, एनर्जी ऊपर। असर्शंस रेफर टू एक्सप्लिसिट और अदरवाइज दैट आर embodied in the financial statement used by auditor to consider different type of potential misstatements that may occur। ठीक है, दोबारा बोलो। assertions refer to representations by management, explicit और otherwise। representations by management का मतलब दावे जो मैनेजमेंट कर रही है, explicit और otherwise का मतलब बोल के या बिना बोले। ठीक है, that are embodied in the financial statement मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही इंक्लूडेड है, छुपी हुई है। यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, अलग अलग तरह की मिसस्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है। ऑडिटर इन सब असर्शंस को चेक करता है और ढूंढता है कि भैया कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं। ठीक है जी, एक बार फिर से बोलो। असर्शंस रेफर टू, तेज बोलो। assertions refer to representations by management, explicit or otherwise that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider different type of potential misstatement। अभी हमने एक चीज पकड़ी थी which is land and building। ठीक है, अगर यही हम सेल्स को पकड़ते तो सेल्स की अलग assertions होती। सेल्स के बारे में मैनेजमेंट कुछ अलग दावे करती है, जैसे कि कोई एग्जांपल देगा? सोचो मुझे। सेल्स अगर दिखी हुई है 1 करोड़, तो मैनेजमेंट क्या कहना चाहती है? मैनेजमेंट क्या दावे कर रही है जो आप अपने आप मान ले रहे हो? नहीं, क्रेडिटर भी वो डेटर्स भी हो सकते हैं। हाँ, पूरे साल इतनी सेल हुई, यानी कि जो इस साल की सेल्स है वो 1 करोड़ है, यानी कि 23 की, 2023 की या फिर 2024 की, मतलब 25 की नहीं दिखा रहे, पिछले साल की, अगले साल की नहीं, 2024 की जितनी सेल है वो 1 करोड़ है। और सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, क्योंकि ये चीजें हम कभी सोचते नहीं है, ये हम मान लेते हैं सीधा। ठीक है, इसलिए आपको 2 मिनट अध्ययन करना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। सोचो जरा, हाँ, कि एक्चुअल सेल्स इतनी हुई है मैनेजमेंट बताना चाहती है, और झूठी सेल्स नहीं है। अच्छा, अब ये एसी है, हमारे यहाँ सेंटर वाला सही नहीं बैठेगा। एसी को अगर मैं बेचूं तो मैं इसको सेल्स में डाल दूं क्या?
क्यों नहीं डालो? हाँ, ये तो फिक्स एसेट है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट सेल्स में नहीं जाती। तो मैनेजमेंट जब कह रही है सेल 1 करोड़, तो उसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 करोड़ है, फिक्स एसेट की सेल्स इनमें इंक्लूडेड नहीं है। ये भी एक चीज आप अपने आप मान ले रहे हो, है ना। और सोचो, एंटिटी की ही सेल्स है, हमारी ही सेल्स है, तभी दिखा रहे हैं, किसी और की सेल्स को नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, और सोचो, मतलब कि हमने फेक सेल्स नहीं दिखाई, आप ये कहना चाहते हो, है ना। और सोचो, दोबारा दोबारा बोलना। खुद ही परचेज कर, अच्छा ड्राइंग्स की और आपने सेल्स में दिखा दियो, तो ड्राइंग्स, चलो जी, एक बार आप अपनी नोटबुक्स खोलो, मैं आपको कुछ लिखवाता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये बोलूं कि ऑडिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में है, तो भी वो गलत नहीं होगी स्टेटमेंट। तो आज के टॉपिक को प्लीज बहुत ध्यान से समझना। बुक नहीं, नोटबुक खोलो, नोटबुक। हेडिंग डालो असर्शंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से उठा के शुरू करते हैं। एक होता है पीएनएल, एक होती है बैलेंस शीट, और फिर होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सही है। बात समझ में आ रही है? जिस भी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है, इस क्लास के बाद मुझे वो अपने पेजेस की फोटो खींच के देना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। ठीक है, ये 3 चीज होती हैं। एक बार जरा फिर से लिखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, है ना, हमने इसकी वैल्यू लिख ली 10 करोड़। इसमें आ गए डेटर्स हैं जो हमारे, हमने इनकी वैल्यू लिख ली 2 करोड़। सेल्स आ गई, मान लो हमने लिख लिया 5 करोड़। कैश आ गया, हमने लिख लिया मान लो 3 करोड़, है ना। परचेजेस आ गई, और कोई 1-2 आइटम्स बताना जरा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंस, अच्छा इधर पीएनएल की 2-4 आइटम्स बताओ। नहीं, पीएनएल की बताओ। पीएनएल की बताओ, पीएनएल की। भाई पीएनएल की पूछ रहा हूँ, कितनी देर से तो बोल रहा हूँ। बस रुक जाओ, इतने बहुत है, इतने बहुत है। ठीक है,
हाँ, केस अगेंस्ट क्रेडिटर, क्लेम अमाउंट 70 लाख, कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना ये। तो केस एग्जांपल ये कि भैया क्रेडिटर के अगेंस्ट केस चल रहा है, डेटर के अगेंस्ट केस चल नहीं, ठीक है जो भी है। तो हमने 3 चीजें बनाई, बैलेंस शीट, पीएनएल और नोट्स टू अकाउंट्स। ये हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मेट होता है, यही चीजें बनाते हैं हम अपने अकाउंट्स में, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों में कुछ दावे मैनेजमेंट करती है जो आम जनता अपने आप मान लेती है, अज्यूम कर लेती है। जनरली ये दावे जो है वो इम्प्लिसिट ही होते हैं, एक्सप्लिसिट नहीं होते। ये वाला हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी का दावा लिखा तो वो एक्सप्लिसिट था, उसने बोल के बताया। वही अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं लिखा होता तो मतलब हम अज्यूम कर लेते कि कोई है ही नहीं, है ना। तो दैट वाज एन इम्प्लिसिट अजम्पशन। अब हमने असर्शंस को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, पीएनएल, है ना। तो पीएनएल वाली आइटम्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। पीएनएल कैसे बनता है हमारा, फॉर द पीरियड बनता है, एज ऑन डेट बनता है। फॉर द पीरियड बनता है तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी फॉर द पीरियड। बैलेंस शीट की आइटम को हम बोलते हैं अकाउंट बैलेंसेस। एंड लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्लोजर्स करते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट कैसे बनती है, एज ऑन डेट बनती है कि फॉर द पीरियड बनती है, एज ऑन डेट। तो अकाउंट बैलेंसेस हमारे होंगे एज ऑन डेट। सही है जी। किसी का कोई सवाल यहां तक देख लो, मैं पूछूं वरना। दिमाग लगा के सोचो, कॉपी में कुछ नहीं लिखवाया है, सवाल कॉपी में ढूंढ रहा है। देखो जी, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों बोल रहे हैं, पीएनएल में क्या आता है, ट्रांजैक्शंस आती है, जो भी हमने करी, सेल्स करी, परचेज करी, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन। तो सर हम इसको ट्रांजैक्शन ना बोल के क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों बोल रहे हैं, बताओ। हमने बहुत मैं बताता हूं, देखो अगले पेज पे आना, अगले पेज पे लिखना प्लीज। हाँ अगले पेज पे लिखना, इस पे वापस आएंगे। देखो जी, कंपनी सैलरीज देती है, पीएनएल में आएगा, लिख लेना, ये भी लिख लेना। वेजेस देती है, ओवर टाइम की पेमेंट देती है, बोनसेस देती है, ठीक है। 1 2 3 4 4 चीजें मैंने आपको लिखाई। इन सब को और क्या चीजें आती हैं, कंपनी पीएनएल में क्या क्या चीज आएंगी, देखो मैं लिखवा रहा हूं। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कराई, पीएनएल में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा, है ना। कंपनी ने प्रमोशन कराया, कंपनी ने कोई स्पॉन्सरशिप दी इवेंट की, कंपनी ने छोड़ो इसको, कमीशन लिख रहे हैं।
कमीशन टू सेल्समैन, ठीक है, ये सारे खर्चे। और क्या चीजें लिख सकते हैं हम लोग? कंपनी ने रेंट पे किया, कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किए, कंपनी ने वाटर गैस बिल भरा, ये सब P&L में आ सकता है। कंपनी ने ऑफिस स्टेशनरी पे खर्चा किया, ठीक है जी। कुछ कुछ खर्चे मैंने आपको लिखवाए, ये सब आपके P&L में आ सकते हैं। अगर हम इन खर्चों को बांटना चाहें, ये सारे खर्चे एम्प्लॉइज से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, तो हम इनको एक हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पेरोल। एम्प्लॉइज से रिलेटेड सारे खर्चे पेरोल। यहां पर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, यहां पर इनको नॉर्मल जनरल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह के खर्चे होते हैं जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। इसलिए हम इन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन पे जब ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाता है तो एक तरह के प्रोसीजर्स लगा लेता है, इनसे सारी चीजें वेरीफाई हो जाती है। बात समझ में आई? आ रही है बात समझ में? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस में चीजें तब आती हैं जब हम कुछ करते हैं साल भर में, सेल्स हुई, परचेज करी, कोई सामान आया, कोई सामान गया, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट तभी दिखेगी जब हमने परचेज करी होगी, या पिछले साल का भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। इस साल अगर हमने कोई एसेट परचेज सेल नहीं करी तो क्या इस साल हमारी एंटिटी की बैलेंस शीट में एसेट्स दिखेंगी? दिखेंगी। पिछले साल का बैलेंस शीट का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस, ठीक है। उसमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो जो चीजें मैं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन है या नहीं, ये सारी चीजें भी ऑडिटर चेक करता है। 3 चीजें चेक करता है असर्शंस में, क्या क्या बोलो? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, दोबारा बोलो क्या 3 चीजें? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए वो कुछ असर्शंस चेक करता है, जिनका एक छोटा सा निमोनिक है AC, OCC। अकाउंट बैलेंसेस के लिए वो कुछ चीजें चेक करता है जिसको हम बोलते हैं ERCV, और बाकी सारी असर्शंस इसी में मिक्स जाती हैं। देखो जी, पेज नंबर 111 112 के आसपास होगा। रुको रुको, लिखवाऊंगा पूरा लिखवाऊंगा। पेज नंबर मिल गया ये वाला। देखो, ऑडिटर क्या चेक करता है फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन मिट्स। मैंने क्या बताया था? फॉर द पीरियड होता है कि एज एंड डेट होता है, फॉर द पीरियड होता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, इवेंट्स के लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा कि भैया वो एक्चुअल में अकर हुए भी हैं कि नहीं हुए, सेल्स जो आपने दिखा रखी है वो हुई भी है कि नहीं हुई, ये चीज चेक करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि जितनी सेल्स आपने दिखा रखी है, 10 करोड़ की सेल्स जो आपने दिखा रखी है, वो कंप्लीट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सेल्स थी आपकी 15 करोड़ की, लेकिन आपने दिखा 10 करोड़ की रखी है क्योंकि आपको टैक्स बचाना। चेक करेगा, करती हैं कंपनीज। फिर वो चेक करेगा एक्यूरेसी कि भैया आपने जो अमाउंट रिकॉर्ड करे हैं वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड करे हैं कि नहीं करे। 10 की चीज बेच के 20 रुपए का तो नहीं दिखा रहे। कट ऑफ इस साल की ट्रांजैक्शंस ही आपने इस साल के P&L बैलेंस शीट में दिखाई है। ऐसा नहीं कि भैया आपको टारगेट पूरे करने थे, आपने अगले साल की अप्रैल की भी जो सेल्स आई हुई है, आपको अगले साल के
प्रीपेड अमाउंट मिले हुए हैं, आपने उसको मार्च में ही दिखा दिया क्योंकि आपको इस साल की सेल्स बढ़ानी थी। बात समझ में? कट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपने चीजों को रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा, आप ये देखो। क्लासिफिकेशन, एसी की सेल को आप सेल्स में इंक्लूड नहीं करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपने चीजों को सही से क्लासिफाई कर रखा है कि नहीं कर रखा, हम ये भी देखेंगे। सही है जी। क्या क्या देखेंगे? अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। सिमिलरली हम कुछ चीजें देखेंगे अकाउंट बैलेंसेस के बारे में। अकाउंट बैलेंस कब होता है? एट द पीरियड एंड, एज ऑन डेट, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च एट द पीरियड एंड। उसके लिए हम देखेंगे एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज के लिए एग्जिस्टेंस, कि भैया आपकी जो एसेट है, आपकी जो लाइबिलिटी है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती है। ऐसा तो नहीं कि आपने लिख दिया कि भैया हमारे पास बिल्डिंग और बिल्डिंग है ही नहीं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, आपके पास उनके कागज पत्र है कि नहीं है, आप ही को वो पे करनी है कि नहीं करनी, किसी और को पे करनी है और आपने लाइबिलिटी में दिखा दिया। कंप्लीटनेस, कि जितनी बिल्डिंग्स थी, जितनी एसेट्स थी, जितनी लाइबिलिटीज थी, सब रिकॉर्ड कर रखी है ना। वैल्यूएशन एंड लोकेशन, कि आपने बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ दिखाई तो उसकी वैल्यू 10 करोड़ ही होनी चाहिए, आपकी वैल्यू सही है कि नहीं, ऑडिटर ये चेक करेगा। मैनेजमेंट ये सारे दावे करती है कि भैया हमारी एसेट जो है एग्जिस्ट करती है, हमारे पास उसके राइट्स हैं, हमारे पास उसके कागज है, हम एसेट हमारे नाम पे ही है, सारी एसेट्स हमने बैलेंस शीट में दिखा दी और उनकी वैल्यू हमने सही दिखाई है। ये सारे दावे मैनेजमेंट करती है फॉर अकाउंट बैलेंसेस, ये सारे दावे मैनेजमेंट करती है फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, की भैया हमने प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया है। सेल्स में हमने सिर्फ जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड्स सोल्ड करते हैं वो ही डाले हैं। कट ऑफ में हमने इसी साल की ट्रांजैक्शन इस साल में दिखाई है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, अकर हुई है तभी दिखा रहे हैं। ये सारे दावे मैनेजमेंट करती है, आप मानते हो। ये इम्प्लिसिट होते हैं, बोले नहीं जाते, कभी कभी लिखे भी जाते हैं, एक्सप्लिसिट भी होते हैं, जनरली इम्प्लिसिट होते हैं। सही है जी। और एक ऑडिटर हर एक चीज को चेक करता है और उसको पता चलता है कि भैया यहां पर कोई गलती है क्या, कहां पर कोई गलती। सही है। नींद आ रही है? कहानी सुनोगे? सुनो। एक कंपनी थी, जूते बेचती थी। तो बड़ी कंपनी थी, मान लो नाइकी जैसी बड़ी कंपनी है जिसका वर्चस्व जो है वो हर जगह पर है, हर देश में है, हर शहर में है, हर कोई उसको जानता है। अब उस कंपनी को एक्सपैंड करना है, कैसे एक्सपैंड करेगी? कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट सोच रही है कि भैया कोई नया देश, कोई नया जियोग्राफिकल रीजन, कोई ऐसा देश जहां पर हमने एक्सप्लोर ना किया हो, जहां पर अभी तक हम ना पहुंचे, वहां पर जाके बेच के देखते हैं कि शायद कुछ बात बन जाए। तो कंपनी ढूंढ रही थी, उसको एक आइलैंड मिला जहां पर लोग रहते हैं। उसने कहा अपने एक सेल्समैन को कि भैया तू जा उस आइलैंड पे, वो आइलैंड था पानी के बीचों बीच, उसको बोला कि भैया जा और देख क्या कि वहां पे जूते बेच सकते हैं क्या अपन। तो वो सेल्समैन जो है वो गया आइलैंड पे, पानी के बीचों बीच था, बोट से बैठ के गया और वहां पे उसने जाके देखा कि भैया इस आइलैंड पे तो आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं, वो जिंगा लाला हू वाले पत्ते पहनते हैं। तो कह रहा है ये कहाँ जूते खरीदेंगे? उसने मैनेजमेंट को फोन किया कि यार तुमने कहाँ भेज दिया मेरे को, इस आइलैंड पे जूते बिकेंगे क्या? इन्होंने कपड़े नहीं देखे आज तक, ये जूते कहाँ खरीदेंगे? अरे वापस बुलाओ मेरे को, यहाँ कुछ नहीं बिकने वाला। कंपनी ने उसको वापस बुलाया। फिर कंपनी का एक बेस्ट सेल्समैन था, कंपनी ने उसे भेजा, कह रहा भाई तू एक बार जाके देख क्या। उसने तो मना कर दिया। तो वो सेल्समैन बेस्ट वाला वो भी बोट में बैठ के गया, आइलैंड के लोगों को देखा, हालात तो सेम ही थे, जिनने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और वो सब। तो उसने फोन करा, कह रहा मैनेजमेंट एक काम करो, 10,000 जोड़ी बेच दो जूतों की, सब बिक जाएगी यहाँ पे। तो कह रहे यार वो तो मना कर रहा था एक भी नहीं बिकेगी, तू कह रहा है 10,000 जोड़ी बेच दो। कह रहा है कि इन लोगों ने कभी जूते पहने ही नहीं, तो मैं इनको जूते दिखाऊंगा, पहनाऊंगा, इनको कंफर्ट आएगा, फिर इनसे पैसे लेंगे, फिर इनसे बिना जूते के रहा नहीं जाएगा। 2 आदमियों ने जूते खरीदे, फिर सब जूते खरीदने आ जाएंगे, तो हमारे सारे जूते बिक जाएंगे। एक आदमी ने सोचा कि कुछ नहीं बिकेगा, एक आदमी ने सोचा कि बहुत स्कोप है, सब बिक जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों ने देखा। इस कहानी को हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। इसी तरह से एक और लड़की थी जिसका बहुत ही तेज दिमाग था, चाइना में रहती। अब जैसे अपने इंडिया में चलती है चाय, चाइना में भी बहुत चाय बिकती है, दुनिया भर की चाय चाइना में बिकती है। जैसे अपने सुबह शाम चाय पीते हैं, ऐसे चाइना में भी बहुत चाय पीते हैं। वो लड़की गई हुई थी बाहर अमेरिका, और उसने देखा कि भैया यूएसए में स्टारबक्स बहुत बड़ा है। स्टारबक्स लोग 1-1 कप, 2-2 कप, 3-3 कप दिन के पी लेते हैं, और साल भर में उनके कप्स अगर काउंट करो 300 से 600 की एवरेज बैठ रही है पर पर्सन। तो कह रही यार अपने चाइना में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं है, 5 कप 6 कप
ऐसे साल की एवरेज निकलेगी, यहाँ लोग इतने दिन में पी जाते हैं। तो अगर मैं चाइना में स्टारबक्स जैसी कोई चेन एस्टैब्लिश करूं तो हो सकता है कि मेरा धंधा बहुत बढ़ जाए, क्योंकि लोगों का भी कॉफी का टेस्ट पता नहीं है। कॉफी को टेस्ट करेंगे, शायद कुछ लोगों को पसंद आए, फिर धीरे धीरे करके बहुत पोटेंशियल दिख रहा था उसको, तो उसने सोचा कि मैं चाइना में स्टारबक्स जैसी चेन एस्टैब्लिश करूंगी, और उसने एक नई चेन, एक नई कॉफी बनाई जिसका नाम रखा लकिन कॉफी। लकिन क्यों? क्योंकि चाइना के लोग जो है वो लक पे बहुत विश्वास रखते हैं, तो उसने नाम रख दिया लकिन कॉफी। इसकी प्यारी सी ब्रांडिंग करी और इसको बेचना शुरू करा। उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि भैया चाइना में लोग कॉफी पीते कम है, उनको पता नहीं है, तो उनको अवेयर करना है और थोड़ी सस्ते में एक बारी कॉफी देंगे, प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी देंगे, प्रीमियम फील के साथ कॉफी देंगे, और फिर शायद जैसे यूएसए में चलती है वैसे हमारे यहाँ भी चलने लग जाए। देखो ये थोड़ी सी धुंधली हो गई है पिक्चर्स, क्योंकि ये इतनी सारी पिक्चर्स उसमें डाल रखी है, बट स्टिल 2018 का ये डेटा है। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप साल भर का 1% का एवरेज निकालो तो 388 कप्स ऑफ कॉफी, जापान में 279 कप्स ऑफ कॉफी पर पर्सन की एवरेज आती थी, और वहीं चाइना में सिर्फ 6 कप। तो उसने देखा कि भैया बहुत ज्यादा स्कोप है, उसने अपना एक स्टारबक्स जैसा ही कप बनाया, स्टारबक्स से कम प्राइस में उसको लॉन्च किया, और वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। धीरे धीरे करके उसने इतने सारे स्टोर्स खोल लिए कि एक ही साल में उसने 2000 स्टोर्स खोल लिए, 2000 आउटलेट्स खोल लिए कॉफी वाले। कप्स नहीं बेचे, स्टोर्स खोल लिए, ठीक है। हर कोई लकिन कॉफी को पसंद कर रहा था, हर किसी को उसका टेस्ट पसंद आ रहा था, अच्छी खासी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे वो लोग, स्टार से एडवर्टीजमेंट करा रहे थे, बहुत चलते। लोगों ने देखा कि भैया पोटेंशियल तो है, चाइना पूरा ही अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, हमारे देश से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, तो उनने कहा कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इतना बड़ा अनएक्सप्लोर्ड मार्केट है, तो फिर लोग पैसे लगाने लगे। बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करी। देखो जी किस किस ने पैसे लगाए। चाइना इंटरनेशनल, चाइना की खुद की गवर्नमेंट ने पैसे लगाए। जीआईसी सिंगापुर, सिंगापुर गवर्नमेंट ने पैसे लगाए। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक का नाम सुना है किसी ने? क्या सुना है ब्लैक रॉक के बारे में? ये 2-3 आवाजें मिक्स हो गई, एक एक करके बोलो। हाँ, ब्लैक रॉक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के बहुत अच्छे अच्छे स्टेक्स इनके पास हैं। और जब हाँ, ब्लैकस्टोन अलग है, ब्लैक रॉक अलग है। तो ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनीज है, और जितने भी एप्पल, फेसबुक और अमेजोन, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबके शेयर्स इसके पास हैं। और तब लिए थे इसने जब वो कंपनीज बहुत छोटी थी। पोटेंशियल देखती है ब्लैक रॉक, और ऐसा माना जाता है कि भैया आधी दुनिया को तो ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि इतना सारा शेयर उसके पास है। और एक बहुत ही फेमस चीज है कि भैया ब्लैक रॉक जहां पैसा डाल दे वो कंपनी तो फिर डूबेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी सारी बेट्स सही जाती हैं। अमेजोन, फेसबुक, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पे इनने बेट लगी थी और सारी सही गई, ठीक है। तो ब्लैक रॉक ने लकिन कॉफी में पैसा डाला, और अब हर कोई इसमें पैसा डालना चाहता है कि भैया लकिन कॉफी कहाँ जाएगी? ब्लैक रॉक, चाइना की खुद की गवर्नमेंट, सिंगापुर की गवर्नमेंट, सब बड़े बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ देखो, ग्रोथ, अरे एक सेकेंड ना, इनकी ग्रोथ की फिगर्स दिखाता हूं मैं तुम्हें। क्या ब्लैक रॉक? अच्छा, फिर क्या हुआ, करा नहीं? देखो इसका जो कॉफी से नेट रेवेन्यू था उसकी ग्रोथ कितनी हो रही थी? 557% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ आ रही थी उसकी, ठीक है। कॉफी के साथ जैसे हम चाय के साथ कुछ बिस्किट लेते हैं, कुछ ब्रेड लेते हैं, ऐसे कॉफी के साथ भी इसने अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे, उनकी ग्रोथ कितनी आ रही थी? 470% की ग्रोथ आ रही थी, ठीक है। मंथली ट्रांजेक्शन कस्टमर्स की 397% से ग्रोथ थी कि भैया इतने कस्टमर्स और जुड़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स इनके 200% से बढ़ रहे थे। तो कोई भी फिगर 100 से ऊपर ही है, सारे फिगर 200%, 300%, 400%, इतनी रैपिड इसकी ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू 2018 में थी $1 मिलियन। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच गई $3.9 बिलियन, विच इज 1 मिलियन में कितनी जीरो आती है? 6 जीरो आती है, और 1 बिलियन में 9 जीरो आती है। यानी कि 3900 टाइम्स
3900 टाइम्स इसकी ग्रोथ हुई थी। इसको अगर परसेंटेज में देखोगे तो 3,90,000% की इसकी ग्रोथ हुई थी एक साल में। इतनी रैपिडली ये ग्रो कर रही थी। 2020 में 3.9 बिलियन से 5 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई इसकी। इसका शेयर प्राइस बढ़ते ही जा रहा था। इन्होंने आईपीओ लाया था, अपना दिखाऊं, आईपीओ लाया था 600 मिलियन का। आईपीओ कहां लाया था? चाइना के मार्केट में नहीं, यूएसए के मार्केट में। ये दिखाने के लिए यूएसए का मार्केट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला मार्केट। जोमैटो भी जब आईपीओ लाया था ना, तो वो सोच रहा था कि नहीं, मैं यूएस के मार्केट में लेके आऊं। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला आईपीओ है यूएसए का मार्केट। रिलायंस अपने यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, कुछ 20 लाख करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है, लेकिन यूएसए में बिलियंस में वैल्यूएशन जाती है, ट्रिलियंस में वैल्यूएशन जाती है। तो रिलायंस जैसी कंपनीज वहां पर हजारों। अपने यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पर ऐसी दुनिया भर की कंपनीज है, वहां पर आम बात है इतनी वैल्यूएशन की कंपनी होना, ठीक है। तो जिस दिन आप यूएसए के मार्केट में लिस्ट हो जाते हो, तो आपकी जो वैल्यू क्रिएट होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी ने सोचा कि हम अपना आईपीओ लाएंगे हर एक इन्वेस्टर को ट्रस्ट कराने के लिए कि भैया हम एक एक चीज बहुत ध्यान से करते हैं, हर एक चीज का पालन करते हैं। और यूएसए के मार्केट में इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया $600 मिलियन का। इन्होंने बॉन्ड्स उठाए $1000 मिलियन के इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इतने सारे स्टोर्स खोलने में पैसा तो चाहिए, तो इन्होंने बॉन्ड्स भी उठाए, फंडिंग उठाई इन्होंने अलग अलग लोगों से, और कंपनी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, ठीक है। ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स थे, सब कुछ चल रहा था, लोग खरीद रहे थे, बड़े बड़े सुपरस्टार्स कंपनी के ऐड कर रहे थे। और फिर एक दिन एक ट्वीट आता है जिसमें एक फर्म जिसका नाम था मडी वाटर्स कैपिटल, मडी वाटर्स मतलब कीचड़, मडी वाटर्स कैपिटल एक ट्वीट करती है कि भैया ये जो लकिन कॉफी है ये कर रही है स्कैम, और स्कैम कर रही है बहुत बड़ा। कह रहे हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, हमें एक अनोनिमस रिपोर्ट मिली है, पता नहीं ये रिपोर्ट किसने बनाई है, कैसे बनाई है, पर हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसके बेसिस पे हम ये बोलना चाहते हैं कि भैया लकिन कॉफी स्कैम कर रही है, और आज से हम लकिन कॉफी के शेयर्स पे शॉर्ट है। ये अडानी और हिंडनबर्ग वाला सीन सुना था तुमने, कि ऐसे एक दिन उठे और उनका ट्वीट आया कि भैया अडानी जो है वो फ्रॉड कर रहा है और अडानी पे हम शॉर्ट है। शॉर्ट होने का मतलब समझ में आता तुमको? जिसको नहीं समझ में आता मैं बता देता हूं। ये मत लिखना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूं। आप शेयर मार्केट में पैसा कमाते हो, कैसे कमाते हैं लोग शेयर मार्केट में पैसा, बताओ? आप शेयर खरीदते हो, आप वेट करते हो, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपये में, आप वेट करते हो कभी 125 जाए, कभी 150 जाए, और फिर आप सेल कर दो। तो आपने 100 में खरीदा, 150 में बेच दिया, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ऐसे जब ये इंटू हजार शेयर, 10,000 शेयर करते हैं, तो इनको हजारों लाखों का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक शेयर कोई नहीं खरीदता, 1000, 10,000, 50,000 जितने मर्जी शेयर खरीद रखो, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल जितने आपके पास है। तो शेयर आपने खरीदा, उसका प्राइस बढ़ गया और आपने उसको बेच दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया ये 150 का शेयर है और ये जाएगा 5 रुपए पे, या मान लो 50 रुपए पे, तो 100 रुपए कम होने वाला है। क्या आप इस मार्केट में पैसा कमा सकते हो? कैसे कमा सकते हो? क्या करोगे? 150 रुपए का शेयर है, वो जाने वाला 50 पे। बाकी बच्चे लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भैया 150 के शेयर 50 पे जाने वाला है, तो अगर आज मैं ये शेयर बेच दूं और मैं 50 पे खरीद लूं, तो परचेज प्राइस कितना हो गया? 50। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, आपका प्रॉफिट आ गया 100 रुपए। सेल कैसे करेंगे सर? आज हमारे पास ये शेयर है ही नहीं। हम अगर किसी से उधार लें कि भाई तू अपना शेयर बेचने वाला है ना? जी मैं तो नहीं बेचने वाला। एक काम कर, अपने शेयर्स मुझे उधार दे, ठीक है, मैं तेरे को जब तू मांगेगा वापस दूंगा। तेरे को कल चाहिए कल वापस चाहिए, तेरे को 6 महीने बाद चाहिए 6 महीने बाद वापस लियो। तू मेरे से उतने शेयर्स वापस ले लियो, तेरे को तो इन्वेस्ट करके रखना है लॉन्ग टर्म में। तो कहता है ले ले भाई उधार। मैंने उधार लिए, मैंने उसके शेयर्स को मार्केट में बेच दिया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये 200 चला जाए या फिर ये 50 चला जाए। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर बढ़ गया तो भी मैं उसको खरीद के दूंगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर घट गया तो मेरा फायदा हो जाएगा। सामने वाले बंदे का कोई नुकसान फायदा नहीं हो, उसको अपने शेयर्स जैसे के वैसे के वैसे मिल गए, ठीक है। तो ये उधार किससे मांगे? उधार मांगते हैं लोग ब्रोकर से। ब्रोकर्स के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे कि आपका ज़ेरोधा हो गया, आपका ग्रो हो गया, जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनके पास दुनिया भर के सारी कंपनीज के शेयर होते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। तो उनसे बोलते हैं कि भाई तू मेरे नाम पे शेयर बेच दे और शाम को खरीद दूंगा, जितना प्रॉफिट हुआ तेरा, जितना लॉस हुआ, मतलब जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा मैं उसके पैसे भरूंगा।
सुबह खरीद के शाम को बेचने को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, सॉरी मतलब हाँ इंट्राडे बोलते हैं। सुबह खरीद के बेच दो शाम को, या फिर सुबह बेच के शाम को खरीद दो, यानी कि जो एक दिन की ट्रेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और हम इसको लंबे टाइम के लिए भी खरीद बेच सकते हैं कि मान लो आपने आज बेचा और आप 3 महीने के बाद खरीद रहे हो। इंडिया में वो अलाउड नहीं है, दूसरे तरीके होते हैं, कुछ कॉल पुट उनसे अलाउड होता है। बट पॉइंट ये है कि आप पहले बेच के बाद में खरीद सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा समझ में आ गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पहले बेच के खरीदने को शॉर्ट। ये चीज समझ में आ गई। जब हम पहले खरीदते हैं कम प्राइस में और फिर हम वेट करते हैं बढ़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग होना। जब हमें लगता है कि भैया घटेगा तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट होना, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला, मडी वाटर्स कैपिटल ने बोला कि भैया हम जो है लकिन कॉफी के शेयर्स पे शॉर्ट है, हम इनको बेच रहे हैं क्योंकि ये घटने वाले हैं और फिर हम प्रॉफिट कमाएंगे। सही है जी। कह रहे थे कि भैया हमें एक अनोनिमस रिपोर्ट मिली है, पता नहीं रिपोर्ट किसने बनाई, उसने नाम नहीं लिखा, लेकिन उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम शॉर्ट। उस रिपोर्ट में क्या था देखो, मैं तुम्हारे लिए रिपोर्ट भी निकाल कर, ये एक्चुअल रिपोर्ट है जो उन्होंने इश्यू करी थी। उनने बताया कि भैया लकिन कॉफी ना अलग अलग तरीके से स्कैन करके, पहली बात तो इतने कस्टमर्स उनके यहाँ आते नहीं जितने वो दिखा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर 100 हैं तो वो 150 दिखा रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने अमाउंट की कॉफी बेचते 10 की है, बताते 12 की। देखो जी, इन्होंने रिपोर्ट में लिख के दिया, बताया कि भैया प्राइस इन्फ्लेशन ये लोग करते हैं। प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब एक्चुअल वर्सेस रिपोर्टेड प्राइस। एक्चुअल में बेचते हैं 10 रुपए की, रिपोर्ट करते हैं 12 रुपए। देखो जी, रिपोर्ट इन्होंने कितने की करी हुई है, 11.20 की, और एक्चुअल में इन्होंने कितने की बेची हुई है, 9.97 की। तो यानी कि कितना परसेंट इन्फ्लेशन हो गया, 12% का इन्फ्लेशन कर रहे हैं, 12.3% का, कि भैया 12% से अपने ऑर्डर वैल्यू को इन्फ्लेट करें। कौन सी असर्शन थी ये? सोचना, बाद में सोचना, कहानी सुनो आगे, ठीक है। सोचते रहना कहां कहां असर्शन दिखी तुमको, कहां कहां ऑर्डर को चेक करनी चाहिए थी, और फिर बाद में मेरे को बताना। पहली चीज तो इन्होंने बताई, इन्होंने बताया कि भैया हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमने अपने लोग बिठाए। उन्होंने क्या करा, जो बंदे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कि लोगों को बोला कि तुम जाके लकिन कॉफी के स्टोर्स में बैठो, सुबह से शाम तक बैठो, तुम्हारा सिर्फ एक काम है, तुम कॉफी पियो, आराम करो, तुम देखो कि भैया कितने लोग आ रहे हैं, उनकी काउंटिंग करो, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, और उनसे बिल्स मांग लो कि आप अपना बिल दे सकते हो, आप अपने बिल की फोटो दे सकते हो। तो इन्होंने 25,843 रिसीट्स इकट्ठी करी, ये सब फोटो वोटो भी लगा रखी है उन्होंने कि भैया ये बिल्स हमने इकट्ठे करे, ये सारे प्रूफ्स है हमारे पास। मोर देन 10,000 कस्टमर्स अलग अलग स्टोर्स पे बैठ के इतनी उन्होंने रिसीट्स कलेक्ट करी इतने कस्टमर से, जिसमें उनको मिला कि भैया ये 9 रुपए की 9.97 की कॉफी बेच रहे हैं, और एक्चुअल में रिपोर्ट कितने की कर रहे हैं, 11.20। इन्फ्लेशन कर रखा है इन्होंने 12% का, ठीक है। फिर एक तो उनका ये केस, दूसरा केस फिर उन्होंने बोला कि भैया खाली कॉफी नहीं, बाकी की चीजें जो कॉफी के साथ बेचते हैं, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बन है, चाहे वो कुछ भी है, उनके भी प्राइस को इन्फ्लेट करा जा रहा है। और कितना, देखो अदर प्रोडक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं $12 का और बेच रहे हैं $9 का, 32% तक का इन्फ्लेशन उन प्रोडक्ट्स में भी कर रहे हैं। मेन कॉफी में 12% का इन्फ्लेशन, अदर प्रोडक्ट्स में 32% का इन्फ्लेशन। फिर ये है उनकी ऑफिशियल, जैसे अपने यहाँ व्हाट्सएप होता है, उनके यहाँ होता है वीचैट का ग्रुप, उसके स्क्रीनशॉट, उसमें ये जो स्टोर मैनेजर है ये अपने एम्प्लॉइज को बता रहे हैं कि आज से ऑर्डर नंबर जो है वो सीरियल वाइज नहीं आएगी। यानी कि मान लो मुदित आया, मुदित को हमने दिया ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3, ऐसे नहीं होगा, अब रैंडम चलेंगे। ऑर्डर 1 के बाद ऑर्डर 500 भी आ सकता है, ऑर्डर 500 के बाद ऑर्डर 250 भी आ सकता है, 250 के बाद 297 भी आ सकता है। कह रहे आपको कोई मतलब नहीं है, आप कस्टमर को पर्ची दो, वो 297 लेके आएगा, आप 297 का ऑर्डर दे दो, ठीक है। स्टोर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर नंबर रैंडमाइज करती, क्यों करे, क्या होगा अब इससे, अब स्टोर्स वालों को पता ही नहीं चलेगा कि हमने दिन में कितने ऑर्डर दिए। सिर्फ किसको पता रहेगा, टॉप मैनेजमेंट को, जिसके पास कंट्रोल्स है, और वो तो फ्रॉड करना चाह रही है, वो अपनी मर्जी से फ्रॉड कर देगी, वो बता देगी कि भैया इतने ऑर्डर है, उनको दिखाना होगा 1000 दिखाए तो वो 1000 दिखा देंगे, बीच के कुछ ऑर्डर गायब कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने अपने ऑफिशियल वीचैट ग्रुप में कम्युनिकेशन करी कि भैया देखो 271, 272 ऐसे 273 आते थे, अब 271 के बाद 273 भी आ सकता है, 275 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी कि बीच में कुछ नंबर गायब हो भी सकते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपना करते रहो जो कर रहे हो। इस तरह से इन्होंने ऑर्डर्स इन्फ्लेट करे। कितने ऑर्डर्स इन्फ्लेट करे सर, वी फाउंड दैट फॉर सेम स्टोर ऑन द सेम डे द नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स इन्फ्लेटेड
फ्रॉम 34 टू 232 विद एन एवरेज ऑफ 106 ऑर्डर पर डे और 72% ऑफ द ऑफलाइन ऑर्डर एवरेज। 72% ऑफलाइन के ऑर्डर इन्फ्लेट करके और 34 से लेके हाँ 72% ऑर्डर फेक दिखा रखे, बढ़ा रखे, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग इन्होंने अपनी मर्जी से डाल दी। ऑनलाइन में डेली के 34 से 232 ऑर्डर से बढ़ा कर दिखा रहे हैं, जितने हुए नहीं है उतने बढ़ा कर दिखा रहे हैं। एवरेज 106 ऑर्डर पर डे बढ़ा रहे हैं स्टोर्स पे, अलग अलग स्टोर्स पे। बात समझ में आ रही है? एक चीज पहले इन्होंने प्राइस बढ़ाया, दूसरी चीज नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाए। देखो तीसरी चीज ये है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे बड़े बड़े सुपरस्टार्स, जैसे मान लो शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग बड़े बड़े चाइना के जितने भी सुपरस्टार्स थे कंपनी की कॉफी की एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, तो बहुत खर्चा लगता है। इन्होंने बताया था कि 240 मिलियन डॉलर के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर रखे हैं, बट दैट वाज इन्फ्लेटेड बाय 158%। यानी कि एक्चुअल में इन्होंने 100 मिलियन डॉलर के आसपास का कुछ खर्चा करा होगा और बता रखा है 240 मिलियन डॉलर। ये इन्होंने कैसे पता लगाया? कि एजेंसीज के पास गए, एलसीडी डिस्प्ले वाली एजेंसी है ना, मूवी थिएटर वाली एजेंसी, टीवी वाली, रेडियो वाली, सबके पास गए और इनसे पूछा कि भैया लकिन कॉफी ने आपसे कितनी एडवर्टीजमेंट कराई है, कितने का खर्चा कराया। उनने बताया, फिर सबका टोटल मिलाया तो इन्होंने कहा कि भैया एटलीस्ट 158% का इन्होंने इन्फ्लेट कर रखा। इतने ज्यादा इन्होंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा रखे थे। क्यों बढ़ाना चाहिए कोई भी कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस? मे बी टैक्स बचाने के लिए, और फेक सेल्स हो रही है उसका खर्चा आप एडवर्टीजमेंट से ऑलरेडी दिखाओगे। चलो ठीक है, कवर अप करने के लिए और सोचो, और भी कुछ कारण हो सकते हैं क्यों कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ाना चाहेगी। जैसे प्रॉफिट कम करने के लिए, लेकिन ये तो ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है कहीं और भेज रही हो सकता है कि झूठे एक्सपेंसेस डाल के और कंपनी से पैसा निकाल लिए। लेकिन एक बहुत मेजर रीजन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा के दिखाने का ये भी होता है कि इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना कि भैया तुम और पैसा दो, क्योंकि आज हम इतनी एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, आज हम अपनी ब्रांड नेम बढ़ा रहे हैं, हमारी गुडविल बढ़ रही है, तो कल को कस्टमर कहाँ आएगा? हमारे पास ही आएगा ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा रखी थी। देखो लोग इसमें जब पैसे डाल ही रहे थे, एक सेकंड, इसका शेयर प्राइस $17 से $50 हो गया था, इतनी डिमांड में थी। मडी वाटर्स की रिपोर्ट आने से पहले, ट्वीट आने से पहले, स्टारबक्स की वैल्यूएशन उस टाइम पे थी $150 बिलियन और इसकी थी $5 बिलियन। तो लोग इसके शेयर को धड़ाधड़ खरीद रहे थे कि भैया 150 नहीं पहुंचेगी, 50 तो पहुंचेगी। तो 5 बिलियन से $50 बिलियन भी अगर इसकी वैल्यूएशन पहुंच गई तो भी बहुत पैसे कमा लेंगे हम लोग। तो लोग खरीदे जाते $17 से लेके $50 तक का इसका शेयर प्राइस बढ़ गया था। फिर एक दिन मडी वाटर्स की रिपोर्ट आती है और उसके बाद इसका शेयर प्राइस 97% गिर जाता है। जब ये स्कैम, जब ये रिपोर्ट बाहर आती है कि भैया देखो प्रूफ्स के साथ ये रिपोर्ट बनाई हुई है। कुछ पूछना चाहोगे आप लोग? ऑडिटर क्या कर रहा था सर? ऑडिटर को देखना चाहिए था क्या? देखना चाहिए था, क्या देखना चाहिए था उसको? डॉक्यूमेंट यार वो वेरीफाई कर लेगा। देखो इसने दिखाया एडवर्टीजमेंट 250 मिलियन, ऑडिटर ने कहा लाओ सैंपल लाओ, ऑडिटर ने 50 सैंपल लिए, 50 सैंपल के 50 डॉक्यूमेंट मिल गए उसको। चलो थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर लिया, इनने 100 मिलियन के तो करे ही थे, इन्होंने 100 मिलियन के तो करे ही थे। थर्ड पार्टी को फोन करें कि भैया तेरे पे इतना खर्चा आया है, वो बोल देगा हाँ आया है। ऑडिटर को पहले चेक करना होता है कि भैया कंप्लीटनेस, ये जो चीजें दिखा रखी है वो कंप्लीट भी है कि नहीं। मान लो क्रेडिटर्स है, आपको उधार देना है, अब कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो क्रेडिटर्स बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? कम करना चाहिए क्रेडिटर्स, कि भैया हमारी लायबिलिटी कम हो जाए, हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो उनने 20 क्रेडिटर थे, दिखा रखे हैं 10। आपने कंफर्मेशन ली
10 के 10 से ले ली, 10 के 10 के डॉक्यूमेंट्स दे दी, मिल गए आपको, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे थे। लेकिन बाकी के 10 क्या, जिसके बारे में आपको भनक ही नहीं। आपने तो बोला भैया मैंने तो ऑडिट बहुत बढ़िया कर ली, वाउचर सारे मिल गए, डॉक्यूमेंट सारे मिल गए, मैंने कंफर्मेशन भी ले ली। ऑडिटर पहले चेक करता है कंप्लीटनेस, कि भैया जो डेटा मुझे मिला है वो कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीटनेस इज ऑल्सो एन असर्शन, और दोनों ही जगह, चाहे वो देखो, देखा हमने यहां पर ऑडिटर पहले चेक करेगा कंप्लीटनेस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में, ठीक है, चेक करेगा कंप्लीटनेस अकाउंट बैलेंसेस में, दोनों ही जगह चेक करता है कंप्लीटनेस। तो खाली वाउचर देख लेने से आपकी ऑडिट नहीं हो जाती। वाउचर तो कोई छोटा बच्चा भी देख लेगा कि भैया यहाँ पे क्या लिखा और यहाँ पे क्या एंट्री आनी चाहिए थी। जब मैं आर्टिकलशिप में गया, मैंने तुमको कहानी सुनाई थी कि मेरे सर ने मुझे डांटा कि ये क्या करके आया ऑडिट में। ये थोड़ी होती है ऑडिट कि भैया तूने वाउचर देख लिया, उनको जनरल एंट्री नहीं करनी आती। तो आपको चेक करना चाहिए था, मुझे चेक करना चाहिए था पहले कि जो डेटा मुझे मिला है वो कंप्लीट भी है कि नहीं है, क्योंकि जो वाउचर उसने मेरे को दिए उसके तो एविडेंसेस होंगे ही उसके पास। मैंने उसी में से सैंपल ले लिया, उसी में से चेक कर दिया कि हाँ भैया, और फिर मेरे को लग रहा है मैंने बहुत बढ़िया ऑडिट कर दी। ऐसा नहीं होता, आपको पहले चेक करना है, डेटा पे कंफर्ट लेना है कि डेटा पूरा है भी कि नहीं है, डेटा रिलायबल है भी कि नहीं है, उसके बाद आती है सैंपलिंग की बात। सही है जी, बात समझ में आ रही है। कौन सी असर्शंस यहां पर ऑडिटर को चेक करनी चाहिए थी, जरा मुझे बताना। इस केस में कौन सी असर्शंस ऑडिटर ने चेक नहीं करी। कितनी तरह की असर्शंस होती हैं? 5 होती हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ और अकरेंस। ठीक है, यहां पर देखो उसको क्या चेक करना चाहिए था, उसको चेक करना चाहिए था कि अमाउंट जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए थी, उसने नहीं करी। और उसको चेक करना चाहिए था कि भैया कंप्लीट है कि नहीं आपका डेटा। अकरेंस की भैया जो सेल्स आप दिखा रहे हो वो अकर हुई है कि नहीं हुई। नंबर ऑफ ऑर्डर्स उन्होंने इंक्लूड कर दिया, ऑडिटर को चेक करना चाहिए था कि भैया अकर हुई भी है कि नहीं हुई सेल। उनने 500 ऑर्डर दिखा रखे, 500 ऑर्डर हुए भी है कि नहीं हुए। बात समझ में आ रही है? अकरेंस, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, इसके ऑडिटर्स थे ईवाई। ईवाई ने क्या करा? मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, मैं नहीं था उस टीम में। हाँ, इस टाइम चाइना ईवाई बहुत बड़ा है, तो चाइना में जो ईवाई था वो इसकी ऑडिट कर रहा था, ना कि मैं। मेरी तरफ देखने लग जाते, पिछले बैच के बच्चे भी यही करते थे, तो आपने कुछ किया होगा। देखो मैं तुम्हें एक बार थोड़ा सा बताता हूं, इन्होंने सेल्स को बढ़ाया कैसे कैसे। ये देते थे कूपन कि भैया 10 रुपए की कॉफी है लेट्स सपोज, तो 6 रुपए का कूपन हम आपको देंगे, तो आप 6 का कूपन खरीदो अपनी ऐप से या स्टोर से। अगली बार जब भी कॉफी लेने आओगे तो कूपन देना और आपको 10 वाली कॉफी मिल जाएगी। तो कस्टमर का फायदा कि उसको 4 का फायदा हो जाता था, इनका ये फायदा होता था कि भैया जब कूपन बेच दिया सस्ते में तो अगली बार कस्टमर अपने ही पास आएगा, किसी और के पास जाएगा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि भैया कूपन से कुछ किया जाए, तो इन्होंने बहुत सारे वाउचर बनाए और जितने भी इनके एम्प्लॉइज थे उनको बोला कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको बोलो कि दुनिया भर के कूपन खरीदो। हर एक को बोलो कि भैया 50 कूपन, 100 कूपन, 1000 कूपन, जितने खरीद सकते खरीदो। वो कह रहे कि सर हमारे लोग इतने कॉफी नहीं पीते। अरे कोई बात नहीं, हम सारे कूपन के पैसे आपको वापस देंगे और कूपन वापस ले लेंगे, आप बस उनसे बोलो कि एक बार ही कूपन खरीदो, सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उनने कूपन खरीदे, ठीक है। अब मान लो मैं आया, तुम सब मेरे रिश्तेदार, मैंने तुम सबसे कहा कि ये कूपन खरीद लो और मैं तुमको पैसे वापस दे दूं। सब कूपन बिक गए, मान लो कंपनी के बिक गए 1000 कूपन। अब मैं कंपनी के पास गया, पैसे दो, कंपनी ने मेरे को पैसे दिए और एक्सपेंसेस में डाल दिया। भैया मान लो मैंने मुद्दत से खरीदे कब, अब सेल्स हो रही है तो कब खरीदने पड़ेंगे। पायल से खरीदी कॉफी बीन्स, है ना, इससे खरीदा कुछ और, इससे खरीदा कुछ और, जो भी रॉ मटेरियल फलाना, हर किसी को वेंडर दिखा दिया, छोटे छोटे वेंडर से हम सामान खरीद रहे हैं, तो पैसे आपको आपके वापस मिल गए। हमारी बुक में सेल्स भी बढ़ गए, खर्चे भी बढ़ गए, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी। करके घुमा के इनने $1 मिलियन का फ्रॉड करा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, पर हाँ, और प्रॉफिट भी बढ़ गया, है ना। $1 मिलियन का फ्रॉड करने के बाद इनके पास हो गई रिश्तेदारों की कमी। इनने कहा यार रिश्तेदारों से कितने ही छोटे छोटे चिंदी काम नहीं करते। फिर ये गए कॉर्पोरेट्स के पास, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, उनसे बोला कि भैया आप कूपन खरीद लो। बड़ी कंपनी क्यों खरीदेगी? एम्प्लॉय को इंसेंटिव देने के लिए, और क्योंकि उनको कूपन तो बेचने नहीं थे, उनको तो फ्रॉड करना था, तो बड़ी कंपनी के साथ फ्रॉड में साथ क्यों देगी? उसको किस चीज का पैसा मिले? नहीं, सोचो, उसको कोई पैसे नहीं दे रहे वो लोग। उनको बस ये कहते हैं कि आप कूपन खरीद लो, आपको कूपन के पैसे वापस मिल जाएंगे, कूपन वापस आ जाएगा।
हाँ, उनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, वो भी अपने एक्सपेंस में डालेंगे कि भैया हमने एम्प्लॉय को बहुत कॉफी पिलाई है, उनका टैक्स बच गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, सब कर लिया। कॉर्पोरेट के साथ मिलकर इन्होंने किए $10 मिलियन के प्रोजेक्ट। पर कॉर्पोरेट भी एक हद तक अपने एक्सपेंसेस दिखाएगा, यूं तो दिखा नहीं सकता भैया पूरे साल लोग सारे दिन बैठ के कॉफी पी रहे हैं, तो उनने एक लिमिटेड अमाउंट की कॉफी खरीदी, फिर इनने कहा नहीं भैया मजा नहीं आ रहा, इनने बनाई शेल कंपनी, झूठी कंपनी। अब शेल कंपनी अपनी ही कंपनी अपने के ऊपर घुमाते रहो, घुमा घुमा के इन्हें 300 मिलियन के फ्रॉड कर दिए, 300 मिलियन की सेल्स इन्फ्लेट कर दी। ठीक है, ये सारे काम कर रहे थे, ऐसे ही खर्चे बढ़ा रहे थे कि भैया वापस से इन्हीं को पैसे दे देंगे एक्सपेंसेस के नाम पे, और इनसे सेल्स बढ़ गई कूपन बेच के। बात समझ में आई? इनके ऑडिटर्स थे ईवाई। ईवाई ने क्या करा, देखो कमाल, 2017-18 में इनने रिपोर्ट दी कि भैया सब सही चल रहा है एकदम कंपनी। हाँ हाँ सुनो तो, इनने लिखा कि कंपनी में सब बढ़िया चल रहा है। 2019 में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने स्पेसिफिकली पूछा कि कंपनी में सब सही चल रहा है क्या, इनने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया कि कोई इशू नहीं है कंपनी में, आप बिंदास पैसा डालो। फिर 2020 में मडी वाटर्स की रिपोर्ट आई, 3 महीने बाद अप्रैल में इन्होंने बोला कि नहीं भैया कंपनी फ्रॉड कर रही है और हम जा रहे हैं, रिजाइन करके चले गए, इन्हें रिपोर्ट भी नहीं दी। पहले 3 साल तक तो ये कहते सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, स्पेसिफिकली लिख के दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे रिपोर्ट बाहर आई, इनने लिखा कि भैया सब कंपनी में झूठे डॉक्यूमेंट्स है और हम रिपोर्ट नहीं दे रहे, रिजाइन कर दे। हाँ यार अब देखो, ईवाई बंद होनी चाहिए थी, सुनो सुनो जेन्युइन डाउट है, ईवाई बंद होनी चाहिए थी या फिर ईवाई पे केस होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब ईवाई में दुनिया भर के पार्टनर है, 10,000 पार्टनर, 20,000 पार्टनर, हर एक देश में ईवाई है, सिंगापुर में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या एक पार्टनर जो इस एंगेजमेंट पे था उसकी गलती से हम पूरी फर्म को पेनलाइज कर दें क्या? हाँ, एक चाइना में बैठा पार्टनर गड़बड़ी कर रहा है, उसने पकड़ दिया फ्रॉड। यहाँ इंडिया में सारे जितने भी 26,000 एम्प्लॉइज हैं ईवाई के, सबको सस्पेंड कर दिया जाए कि भैया तुम जाओ, क्योंकि किसी ने वहां फ्रॉड कर दिया। ऐसा चलेगा? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उस एंगेजमेंट पार्टनर को पकड़ा जाता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर या उसके ऊपर जो फर्म का लीडर है उसकी होती है। SQC 1 में हमने पढ़ा था कि क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CEO और मैनेजिंग पार्टनर की, और एंगेजमेंट पार्टनर की SA 220 के हिसाब से। सही है, तो उन दो लोगों पे केस हुए होंगे, जरूर हुए होंगे। चाइना का भी अलग से हेड होता है, इंडिया का भी एक अलग से हेड है। इंडिया का जो हेड है उसका नाम है राजीव मेमानी, अगर आपने अभी नाम सुना, वो जो केस हुआ था कि भैया एक लड़की थी आना सेबेस्टियन, है ना, तो वो चिट्ठी किसको लिखी थी उसकी माँ ने? राजीव मेमानी को, जो कि इंडिया हेड था। ऐसे चाइना का भी एक हेड होगा। तो इन उस एंगेजमेंट पार्टनर प्लस जो हेड है, उन दोनों पे केस हुआ होगा, पूरी ईवाई बंद नहीं हो सकती। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आता है? वो यार उसकी कहानी आगे है, अभी नहीं सुना रहे, उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, पर अभी यहां तक बात समझ में आ गई। असर्शंस क्यों चेक करना जरूरी है समझ में आ गया, असर्शंस क्या होती है समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें जो लोग मान लेते हैं, लेकिन ऑडिटर एक एक चीज की डिटेल में जाके चेक करता है कि भैया ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है ना। एक बारी पढ़ के देखते हैं असर्शंस के बारे में, फिर से वही सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लो लिखवा ही देता हूं, है ना। अपने पेजेस पे वापस आ जाओ। हाँ, ये जो ACOCC लिखवाया था, हाँ, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में ये आपको याद होनी चाहिए ऑलवेज। इतना सा भी डाउट रह गया क्या किसी भी चीज के बारे में, असर्शंस के बारे में? देखो जी, पहली क्या है? A फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि जो आपके अमाउंट है वो सही रिकॉर्ड होने चाहिए। क्या लकिन कॉफी के केस में एक्यूरेसी गलत थी क्या? कहां पर? प्रोडक्ट के प्राइसेस में, है ना, कॉफी के प्राइसेस इन्फ्लेट कर रखे थे, प्रोडक्ट के प्राइसेस इन्फ्लेट कर रखे थे। फिर है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि
पूरे होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, है ना। इन्होंने सेल्स कम करी, दिखा दी ज्यादा, इन्फ्लेट कर दी, वो तो अकरेंस में आएगा वैसे। लेकिन क्रेडिटर्स का जो मैंने आपको केस बताया कि भैया कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाने हमने क्रेडिटर कम दिखा दिए, तो वो कंप्लीटनेस में आएगा कि भैया आपके रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। ऑडिटर इस असर्शन पे कंफर्ट लेता है। फिर है जी अकरेंस, कि जो चीज हुई है वो ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। लकिन कॉफी के केस में सेल्स हुई ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी थी, दिखा रखी थी। बात समझ में आ रही है। क्लासिफिकेशन, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भैया एवीजी ने नई अकेडमी बनाई, रिबन कटवाने के लिए शाहरुख खान को बुलाया, उससे डांस कराया, शाहरुख खान ने 5 करोड़ की फीस ली, तो क्या उस 5 करोड़ की फीस को हम बिल्डिंग की फीस में, बिल्डिंग की वैल्यू में कैपिटलाइज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, रेडी टू यूज तक का, रेडी टू यूज हो चुकी तो उसका कोई लेना देना नहीं था, वो एक्सपेंस में जाना चाहिए। ऑडिटर देखेगा कि भैया प्रॉपर्ली क्लासिफाई किए हैं खर्चे के नहीं किए हैं। एंड कट ऑफ, कट ऑफ बोले तो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, कैप भी लिख सकते क्या? कैप भी बोल सकते हो इसके साथ। CAP कैप बोले तो करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो 2023 की और 2024 की जो सेल्स है वो रिस्पेक्टिव पीरियड्स में आनी चाहिए। इस साल की सेल्स ही आप रिकॉर्ड करोगे इस साल के P&L में। बात समझ में आई है? एसेट, अकाउंट बैलेंसेस, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में हम क्या देखेंगे कि लायबिलिटीज अकर होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, हम ये देखेंगे। क्योंकि अगर हमने एसेट लायबिलिटी नहीं भी खरीदी बेची है तो पिछले साल की तो हमारी एसेट दिख ही रही होगी ना, तो हमें देखना है कि भैया वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब हमारा पारस फूफा जी को छोड़ने गया रेलवे स्टेशन पे। कहाँ रहते हैं पारस फूफा जी? तेरे हिसार रहते हैं। तो इन्होंने कहा फूफा जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। रेलवे स्टेशन पे गया, उनको ट्रेन में बैठाया अच्छे से। वहां लिखा हुआ था कि रेलवे परिषद आपकी संपत्ति है, कृपया इसका ध्यान रखें। इसने कहा कि रेलवे परिषद मेरी संपत्ति है, फिर तो ये मेरी बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, और इसने डाल दिया। डाल सकते हैं कैसे? नहीं डाल सकते। इसके पास प्रॉपर राइट एंड ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। लाओ तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं मैं। अश्नीर ग्रोवर देखा तुमने? हाँ जी, आपका नाम? जी प्यार से सब बुलाते हैं गोयल साहब रोटी वाले। हाँ, तो क्या बिजनेस है आपका? जी हमारी फैक्ट्री है नरेला में। और रेवेन्यू कितना है? जी ठीक है, बस दाल रोटी निकल जाती है और क्या। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन तो बता दो यार। प्रॉफिट तो क्या है जी, आता जाता रहता है, हाथ का महल है ये तो जी। अरे कुछ तो बताओ यार। जी बिटिया की शादी में लगा दिए थे 8-10 करोड़ रुपए, और क्या सब बच्चों का ही तो है। अच्छा, इक्विटी सारी आपके पास ही है ना? ये मतलब वो सब कुछ है बड़े भाई साहब के नाम, वो पापा जी करके थे, बट मेरा भी हिस्सा है, वो भी हिसाब करेंगे हम 50% मेरा ही मान लो आप। भाई कर क्या रहे हो आप यार? सीधी बात करो ना, कितने पैसे चाहिए आपको बिजनेस चलाने के लिए? पैसे? अरे भाई साहब मैं तो आपको पैसे देने हैं, बताओ कितने % ब्याज पे लोगे? 1% से कम पे नहीं दूंगा मैं। वो बना रहे ना अपनी वो थर्ड यूनिकॉर्न, चाहिए होंगे उसके लिए। शार्ट तो मैं हूँ। अरे पर भाई साहब लाला तो मैं हूँ, बताओ। अगर वाइट की एंट्री चाहिए तो बोल बता देना, सीधे से अरेंज करा दूंगा मैं। ये क्या कह रहा था जी? है तो सब बड़े भाई साहब के नाम पर, उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो क्या उसको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते क्या? नहीं दिखा सकते। आपके पास आपके कागज होने चाहिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आपके पास है कि नहीं आप चेक करोगे। ठीक है जी। फिर से हमारी एक बहुत फेवरेट असर्शन तो दोनों जगह आती है, कंप्लीटनेस। भैया आप चेक करोगे कि
10 बिल्डिंग है तो 10 की 10 दिखा दी ना, 20 क्रेडिटर्स हैं तो 20 के 20 दिखा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं कि आपने क्रेडिटर्स कम दिखा दिए, अंडर स्टेटमेंट कर दी। एंड लास्ट में वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बोले तो सही अमाउंट पे वैल्यू किया है ना। इन्वेंट्री हम कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर इन्वेंट्री की एनआरवी कम है तो आपको उसको एनआरवी पे वैल्यू करना चाहिए था। ऑडिटर चेक करेगा कि वैल्यूएशन सही है कि नहीं है। अगर बिल्डिंग की वैल्यू मार्केट में कुछ भी हो, आप उसको कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे वैल्यू करोगे। अगर आपकी कंपनी में गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, अगर आपकी कंपनी का डाइसी है कि भैया चलेगी कि नहीं चलेगी, पता नहीं चल रहा है कि अगले महीने पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको आप किस चीज पे वैल्यू करोगे? मार्केट वैल्यू पे। क्योंकि जब आपकी कंपनी चल ही नहीं पाएगी तो आप उसको लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हो। तो अगर आपकी कंपनी में गोइंग कंसर्न इश्यूज थे तो आपकी वैल्यूज मार्केट वैल्यू पे होनी चाहिए थी, ना कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे। ऑडिटर चेक करेगा कि सही वैल्यू है कि नहीं है। सही है जी। वैल्यूएशन में वो भी आ जाएगा कि इतना ही ठीक है, वैल्यूएशन की सही प्रॉपर वैल्यू है कि नहीं। फिर यही आपकी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के असर्शंस थे, यही आपके अकाउंट बैलेंस के असर्शन थी, इतनी थी। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में इन्हीं असर्शंस को वो मिक्स कर देगा। अब ये हमने अलग अलग पढ़ी है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग ही चेक करेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक आइटम सेल्स के लिए वो पांचों की पांचों असर्शंस चेक करेगा। जनरली कहीं कहीं जैसे अब सेल्स में कहां गड़बड़ी होगी? सेल्स या तो बंदा ज्यादा दिखा देगा, अकरेंस में गड़बड़ी हो सकती है और एक्यूरेसी में गड़बड़ी हो सकती है। सेल्स यूजुअली लोग क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी नहीं करते हैं, ठीक है। अब यूजुअली है, करने को कर भी सकता है, ऑडिटर चेक करने को चेक कर भी लेगा, लेकिन यूजुअली सेल्स में हम देखें तो दो असर्शंस ज्यादा रिस्की होती हैं, विच इज एक्यूरेसी और दूसरा ऑकरेंस। तो उसीलिए उन दो असर्शंस पे ऑडिटर ज्यादा प्रोसीजर्स लगाता है, ज्यादा ध्यान देता है, बाकियों पे थोड़ा कम ध्यान देता है। उन एरियाज में रिस्क कम होता है। सही है जी। इससे हमारी ऑडिट की एफिशिएंसी, हमारा टाइम कम लगता है और हमारे प्रोसीजर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है कि भैया हमने रिस्क वाले एरिया पे काम करा तो अगर कोई गलती होगी तो वहां पे हमें मिल जाएगी। इफेक्टिवनेस बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। बात समझ में आई क्यों जरूरी है असर्शंस? क्वालिटी निखर के आती है। एक एक पॉइंट अब तक समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी असर्शंस में? पूछ मत लेना दोबारा असर्शंस क्या होती है, सिर्फ एक असर्शन पे टाइम लगा रहा हूं। आज पूछ लो कितना भी पूछना है, और प्लीज याद करके आना, क्योंकि आगे सिर्फ वर्ड आएगा असर्शन असर्शन असर्शन, तो आपको याद रहना चाहिए कि असर्शन क्या होता है। एक शब्द में क्या होता है असर्शन? दावा जो मैनेजमेंट करती है। सही है। देखो जी, हम ऑडिटर उन सभी दावों को चेक कर रहा है, वो बता रहा है कि कौन से दावे मैनेजमेंट कर रही है और ऑडिटर चेक कर रहे हैं इन सभी दावों को। assertions about presentation and disclosure। सबसे पहला occurrence and rights and obligation, कि भैया जो भी चीजें आपने डिस्क्लोज करी हैं वो अकर हुई हैं और उसके राइट्स आपके पास ही हैं। अगर आपने कोई एसेट अलग से डिस्क्लोज करी है, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट अलग से डिस्क्लोज करी है, या फिर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करी है, तो उसको आपको ही देना है, आपका ही ऑब्लिगेशन बनता है। ठीक है। फिर कंप्लीटनेस, कि जितने डिस्क्लोजर्स किए जाने चाहिए थे उतने आपने करे हैं कि नहीं करे। क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि आपने जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड किया, प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, कि आपने सही अमाउंट की एसेट या लायबिलिटी को वैल्यू किया, सही अमाउंट पे सही एक्यूरेट फिगर्स डालिए। सही है। जो भी चीजें आपने नोट्स टू अकाउंट्स में डाली है वो फिगर्स एक्यूरेट है, प्रॉपर्ली वैल्यूड। सही। इन दोनों ही असर्शंस को इन्होंने मिक्स कर दिया। बस क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन तुम खुश हो जाओगे क्वेश्चन देख के, इतना कमाल का क्वेश्चन आता है। देखो ये है एक छोटा सा एग्जांपल, इधर देख ले भाई, बाद में उतार लियो। एग्जांपल क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की, डेप्रिसिएशन पिछले साल तक का 70,000 अक्यूमुलेटेड, इस साल का डेप्रिसिएशन 13,000, यानी कि इस साल तक का टोटल मिला के 83,000 हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बची 1,17,000। वो पूछना चाह रहा है इसमें बताओ मैनेजमेंट कौन से दावे कर रही है, कौन सी असर्शन इसमें दिख रही है। कि प्लांट एंड मशीनरी उनकी खुद की है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और
खोल लो कॉपी, खोल लो कॉपी में, खोल के देख लो। हाँ मैंने कहा कॉपी में देख लो भाई साहब, बुक में आंसर देख के बता रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को 2 लाख है। अरे कॉपी में खोल के देखने को बोला भाई मैंने, बुक में तो आंसर लिखा ही हुआ है। दिमाग लगाओ दिमाग। डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट दावा क्या कर रही है? प्रियांशु क्या दावे कर रही है मैनेजमेंट? सोचो। ध्रुव, स्नेहा, कोई? आपका नाम क्या था मैडम? मुस्कान। हाँ पढ़ ले और पढ़ ले। हाँ झूठा चल। हाँ क्या कट ऑफ चेक कर सकते? देखो पढ़ो, कह रहा है ये पेपर में आता है, उसने आपको एक टेबल दे दी और पूछेगा कौन सी असर्शन है, आपको बताना 5 नंबर के। पहला कि भैया फर्म ओन्स दिस प्लांट एंड मशीनरी, फर्म की है। हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 लाख है, हमको ये पता चल रहा है। मशीनरी एग्जिस्ट कर रही है, मैनेजमेंट ये दावा कर रही है। एसेट को बिजनेस में यूटिलाइज कर रही है, मैनेजमेंट ये दावा कर रही है, तभी तो डेप्रिसिएशन लगा रही है। टोटल चार्ज डेप्रिसिएशन आज तक का 13,000 है और इस साल का आज तक का 83,000 है और इस साल का 13,000 है, मैनेजमेंट ये दावा कर रही है। डेप्रिसिएशन एक रिकॉग्नाइज्ड बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट करा होगा, हम मान के चलते हैं, है ना, और कैलकुलेशन सही होगी, हम मान के चलते हैं एक्यूरेट होगी। तो ये सारे दावे कर रही है मैनेजमेंट, यही सारे आपको लिख के आने कि भैया यहाँ पर कौन सी असर्शंस हैं, लिख लोगे। लिखना नहीं है, पेपर में लिख लोगे अगर आएगा तो, इजी है, समझ में आती है। 5th वाला कट ऑफ का, यस 5th वाला कट ऑफ का। ये कौन सा है? ओन्स वाला, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी 2 लाख है, ये कौन सा है? एग्जिस्टेंस, तो ये रहा एग्जिस्टेंस। यूटिलाइज वाला कि कंपनी में यूटिलाइज हो रही है, डेप्रिसिएशन वाला कट ऑफ हो गया, है ना। अमाउंट एक रिकॉग्नाइज्ड बेसिस पे कैलकुलेट किया है, ये डेप्रिसिएशन का कौन सा आएगा? फोर्थ वाला लिखा ही नहीं है, तुम बताओ कौन सा है? यूटिलाइज कर रही है बिजनेस में, एक्यूरेसी हो सकता है क्या? अकरेंसी आएगा इसका कि डेप्रिसिएशन, यानी कि आप यूटिलाइज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकर हो रहा है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन के लिए, ना कि प्लांट एंड मशीनरी। नहीं, पेपर में सिर्फ आपको ये लिखना है, ये मैं सिर्फ तुम्हारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। पॉइंट समझ में आ गया तुमको? इस तरह के इसका, हाँ कैलकुलेशन करेक्ट है, एक्यूरेसी। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आंसर इस तरह का है, ठीक है। लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। बेसिकली आप सोचोगे एक्यूरेसी, तो आप लिख दोगे 1 पॉइंट कि भैया ये सब चीजें करेक्ट है, तो आपकी 1 लाइन बन जाएगी। फिर आप सोचोगे क्लासिफिकेशन, तो आप बताओगे कि भैया मशीनरी को सही से एसेट में क्लासिफाई कर रखा है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। देखो कह रहा है कि असर्शंस आर जनरली इंप्लाइड, मैंने आपको बताया था कि जनरली इंप्लाइड होती हैं, बोलती नहीं है, एंड नॉट स्पेसिफिकली स्पेल्ड आउट। लेकिन सम असर्शन, सम एक्सप्लिसिट असर्शंस आर आल्सो फाउंड आउट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी भी होती हैं, जैसे कि एक्सप्लिसिट असर्शंस क्यों होती है? क्योंकि अदरवाइज रीडर को एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। एग्जांपल, सिक्योर्ड लोन 4 लाख, अब उसको नहीं पता चल रहा कि भैया ये लोन आपने किससे लिया है, क्या सिक्योरिटी दी है, किस एसेट के अगेंस्ट आपने लोन लिया है, कितने इंटरेस्ट पे लिया है। तो इसमें ये सारी चीजें वो लिख के बताता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में, सही है। तो इसको हम बोल देंगे एक्सप्लिसिट असर्शंस।
a specific mention is required about these things for a proper appreciation of the item and financial position. कह रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट इसको स्पेसिफिकली बताती है, रिक्वायर्ड होती है स्पेसिफिकली बताना, ताकि सामने वाला इसको अच्छे से समझ पाए. नेगेटिव असर्शंस भी होती हैं जो कि एक्सप्रेस भी की जा सकती हैं और इंप्लाइड भी होती है. मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली लिखा है कि हमारे पास कोई कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी कंटिजेंट लायबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस्ड नेगेटिव असर्शन. मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, तो इसको हम बोलेंगे इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन. मैनेजमेंट ने बिल्डिंग जैसा कुछ लिख ही नहीं रखा, तो ये एक इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन है कि बिल्डिंग हमारे पास नहीं है. बात समझ में आ गई? नहीं, ये चीज नहीं है. दावा किया कि ये चीज हमारे पास नहीं है. अगर बिल्डिंग है और आपने नहीं दिखा रखी, तो फिर आप एक दावा कर रहे हो कि मेरे पास नहीं है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि नहीं कोई ऐसी बिल्डिंग है तो नहीं इनके पास, कि ये जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं इसका रेंट जा रहा है, फिर कि जो 4 फ्लोर पे बैठे हो तो चारों फ्लोर्स का रेंट जा रहा है, कि एक डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है. ऑडिटर चेक तो करेगा. अगर बिल्डिंग आपकी है तो आप रेंट नहीं दे रहे होगे, तो रेंट का अमाउंट दिखना चाहिए. अगर बिल्डिंग नहीं है तो आप रेंट का अमाउंट भी नहीं दिखा रहे और आप बिल्डिंग भी नहीं दिखा रहे, तो मतलब गड़बड़ है क्या? ऐसे वो चेक नहीं कर सकता, वो इंक्वायरी कर सकता है. ठीक है, मैनेजमेंट से बातचीत करेगा. मतलब ऑडिट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो 100% गारंटी नहीं दे सकता. ऑडिट के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, वो देखेगा कि भैया कंपनी से कैश गया होगा, कैश कहाँ गया, क्या खरीदा, कैश कम हो रहा है, बैंक से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ खरीदा नहीं, तो यानी कि कुछ गड़बड़ है. 1 मिनट दोगे मुझे? असर्शन मतलब हाँ, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे एक्सप्लिसिट हो, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ तो वो दावा कर ही रही है. अगर अमाउंट नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है, तो वो ये दावा कर रही है कि भैया हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. अगर क्रेडिटर नहीं लिखे हैं तो वो दावा कर रही है कि भैया हमारे पास वो और एक क्रेडिटर नहीं है ना. अगर डेटर्स नहीं लिखे, रिलायंस फ्रेश नहीं देता आपको उधार पे सामान, डीमार्ट नहीं देता, कैश में सामान जाता है, उसके उसमें डेटर्स नहीं मिलेंगे, है ना, तो वो दावा कर रहा है कि भैया हमारे कोई डेटर्स नहीं है. तो असर्शन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्लिसिट भी हो सकती है. बात समझ में आई? कोई और दिक्कत परेशानी किसी भी चीज में अभी तक? हाँ, अभी मैं पढ़ने का टाइम देता हूँ, 1 मिनट और पढ़ लो. देखो जी, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन. ये कह रहा है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम क्यों बनाते हैं, हम P&L क्यों बना रहे हैं? नेट प्रॉफिट पता चले, हम नेट प्रॉफिट क्यों पता करना चाहते हैं? और इंटेंडेड यूजर पैसा लगाना चाहते हैं, उनको हमारे बारे में पता चले. और दूसरों पे बाद में आना, अपने लिए तुम क्यों P&L बनाना चाहते हो? वो एक छोटी दुकान, किराने की दुकान वाला है,
एक छोटी दुकान वाला है, किराने वाला है ना, वो सामान डालता है, पैसा डालता है, वो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे रफ में बनाए कैसे भी बनाए, वो भी चाहता है जानना कि भैया मैं कितने का सामान लाया, मैंने कितने के बेचा, सेल्स, वो जानना चाहता है ना कि भैया मैंने सारे दिन मेहनत करी तो उसका रिजल्ट क्या निकला, कि मैं आखिरकार प्रॉफिट में रहा या घाटे में रहा, मेरा फायदे का सौदा रहा कि घाटे का रहा। तो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बड़ी कंपनी छोटी कंपनी कोई भी बनाएगी तो क्यों बनाना चाहती है, वो जानना चाहती है कि उसके ऑपरेशन के रिजल्ट्स क्या रहे, बैलेंस शीट। वो क्यों जानना चाहते हैं कि भैया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है आज के टाइम पे, हमने किसका कितना कर्जा देना है, हमारे पास कितनी एसेट है, अपनी नेटवर्थ जानना चाहते हैं हर कोई अपने बारे में। तो बैलेंस शीट का पर्पस है कि भैया हम जाने कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस है हम जाने कि भैया हमने जो साल भर काम किया उसका रिजल्ट क्या रहा। वही एक इन्वेस्टर, एक शेयर होल्डर भी जानना चाहता है। पर्पस जो है कि भैया इनका कितना प्रॉफिट रहा, तभी वो हमारे यहाँ पे पैसा लगाएगा। ठीक है जी। ऑडिटर का भी पर्पस यही चेक करना है, और इसी पर्पस को चेक करने के लिए वो असर्शंस को चेक करता है डिटेल में कि भैया कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं, कहीं उसमें तो गलती नहीं, ताकि वो जान सके, वो सबको बता सके कि एक्चुअल में जो ये बता रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन की इनके काम का रिजल्ट ये रहा, वो सही है कि नहीं। बात समझ में आई। इसीलिए वो 2-3 असर्शंस को इकट्ठे भी चेक कर सकता है, इकट्ठे भी लिख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कंप्लीटनेस को अलग ही लिखोगे, कट ऑफ को अलग ही लिखोगे, वो एक साथ भी प्रोसीजर्स लगा सकता है, एक साथ भी लिख के बता सकता है। बस पर्पस उसका जानना है कि भैया सब कुछ सही रहे, ओवरऑल प्रेजेंटेशन। देखो जी, एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एन ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन in addition to this specific assertion as far discussed. Each financial statement purports to present something as a whole in addition to the component detail. हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ प्रेजेंट करना चाहती है, उसका कुछ इंटेंशन होता है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट का इंटेंशन है रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बताना, बैलेंस शीट का इंटेंशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना। तो ये भी 2 रिप्रेजेंटेशन है जो मैनेजमेंट बता रही है कि भैया हमने जो साल भर काम किया उसका ये रिजल्ट रहा और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है। Auditor's opinion is typically directed to these overall representation, but to formulate and offer an opinion about the overall truth of these statements, he has first to inquire into the truth of many specific assertions expressed or implied, positive or negative. कह रहे हैं कि ऑडिटर भी तो यही जानना चाहता है कि इनका साल भर का काम रिजल्ट क्या रहा, फाइनेंशियल पोजीशन इसकी कैसी है। बस इनके सत्य तक पहुंचने के लिए कि ये चीज सच है कि नहीं, उसको स्पेसिफिक असर्शंस को चेक करना पड़ता है कि मैं एक्यूरेसी चेक कर लूं, मैं कंप्लीटनेस में, क्लासिफिकेशन में, वैल्यूएशन चेक कर लूं कि इनका जो ये जो बता रहे हैं कि भैया हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ये है, हमारा जो रिजल्ट ये रहा, ये सत्य है कि नहीं, हम ये जान पाए। बात सही है। Out of his individual judgments of these specific assertions, he arrives at a judgment of financial statement as a whole. जब वो देख लेता है कि मैंने ये फलानी 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 assertion चेक कर ली, तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल भी सही है। सही है जी। ये था आपका छोटा सा assertion का टॉपिक, ये 2 पेजों का। ठीक है, 1 मिनट एक एग्जाम्पल और पढ़ो। When we find in बैलेंस शीट कि भैया कैश इन हैंड 10,000 लिखा हुआ है, तो क्या assertions आती हैं। पहली बात तो भैया जो 10,000 है वो वैलिड नोट्स में है, फर्म उसको खर्च कर सकती है, दैट इज फ्री एंड अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कैश में पड़ा हुआ है। एंड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ कैश बैलेंस आइडेंटिकल, बैलेंस शीट में जितना अमाउंट दिख रहा है उतना इनकी कैश बुक में दिख रहा है। ये 2-3 assertions है जो हम मान लेते हैं अपने आप कैश इन हैंड को देख के। ठीक है, बेसिकली कोई रूल नहीं है, आप इन सब assertions सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, आपकी हेल्प के लिए आप इनको पढ़ोगे, आप बना सकते हो कि भैया ये एक्यूरेसी की 10,000 का एक्यूरेट बैलेंस है। जो इसमें लिखा है वो नहीं लिखना, आप अपने दिमाग से लिखोगे वो भी सही जाएगा। सही है। assertions क्या हो गई, समझ में आ गया। एक टॉपिक रह गया हमारा assertion के बीच में, इसको भी अब पढ़ लो, फिर मैं तुमको पढ़ने का टाइम देता हूं। assertions contained in the financial statements in representing that the financial statement are in accordance with AFRF, मैनेजमेंट कुछ assertions लेती है implicitly और explicitly regarding the recognition, measurement, presentation। हर एक चीज के लिए कुछ कुछ assertions मैनेजमेंट कुछ कुछ claims करती है। इसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। assertion about classes of transaction and events for the period, assertion about account balance at the period end, and assertion about presentation and disclosure। ये चीज हमने पढ़ ली। फिर कह रहा है कि भैया ऑडिटर में यूज दिस assertions as described above और में एक्सप्रेस देम डिफरेंटली। इनको एज इट इज भी यूज कर सकता है और इनको अलग से मिक्स करके भी लिख सकते हैं कि भैया क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन एटसेट्रा, जैसे हमने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में लिखी थी। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड फर्क किससे पड़ता है कि भैया जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाने चाहिए, सब कुछ वो चेक कर ले। फॉर एग्जांपल ऑडिटर में चूज टू कंबाइन द assertion about transaction and events
विद द असर्शन अबाउट अकाउंट बैलेंस, दो को इकट्ठे भी कर सकता है, चेक कर सकता है। व्हेन मेकिंग असर्शंस अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन एंटिटीज, स्पेशली फॉर एग्जांपल वेयर गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर। कह रहा है कि भैया हम नॉर्मल कंपनीज में तो ये सब चेक करते हैं, लेकिन मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें हम कुछ और चीजें भी चेक करते हैं, और एक मेजर चीज चेक करते हैं कि जो भी खर्चा हुआ है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, और ये आपके स्कोप में भी आता है इन तरह की एंगेजमेंट्स में। सही है। एक एक्स्ट्रा असर्शन कि भैया आपने जो भी खर्चा किया है वो आपके स्कोप में, वो आपको ऑथोराइज था कि नहीं था। एमएलए ने कोई सड़क बनवाने के लिए 500 करोड़ का खर्चा किया, तो वो 500 करोड़ उसको ऑथोराइज था सड़क बनाने के लिए कि नहीं था। ठीक है जी, ये भी चेक करा जाता है गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स में, जहां पर गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर। अब आप यहां से पेज नंबर 112 से नीचे के 2-3 पेज जो भी हैं ये सब पढ़ो, आराम से पढ़ो। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी पूछो, यहीं बैठ जाऊं मैं, कोई भी शब्द में कुछ भी हो पूछो। हाँ, पैराग्राफ 2 कौन सा है मतलब? ये है पैराग्राफ 2 बाबू, ये फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि सरकारी कंपनीज में आप क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शंस देखते हो, अकाउंट बैलेंस के असर्शन देखते हो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के असर्शन देखते हो, प्लस एक चीज और देखते हो कि भैया जो भी खर्चा किया गया था वो ऑथोराइज था सरकारी अथॉरिटी के द्वारा कि नहीं था। सही है। हाँ, हाँ, सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ एलोकेटेड थे, उसको हमने टोटल 500 करोड़ दिए थे, क्योंकि उसको सड़क के साथ ब्रिज भी बनवाना था, उसको ये भी स्कूल भी बनवाना था, उसको 5 चीजें करनी थी। हमने उसको 500 करोड़ दिए और हमने कहा भैया 100 करोड़ सड़क के लिए है। उसने 100 से 120 करोड़ लगा दिए, 100 के जगह 20 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिए। तो हमको देखना चाहिए कि भैया वो जो 20 करोड़ थे वो ऑथोराइज थे भी कि नहीं थे। 120 तो नहीं लगाए, 120 ऑथोराइज था कि 100 ऑथोराइज था? रिपोर्ट करेगा ऊपर अथॉरिटीज को कि भैया इसने 20 करोड़ फालतू लगाए, इससे रिपोर्ट लो। ऑडिटर तो सिर्फ रिपोर्ट ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिपोर्ट में बना के देते हैं। फिर जो पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज, जो गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर होते हैं, वो अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। वो उनसे जस्टिफिकेशन मांगेंगे, भैया आपने क्यों लगाए, बिना पूछे क्यों लगाए, आपको ऑथराइजेशन लेनी चाहिए थी, एटसेट्रा एटसेट्रा वट एवर, वो देखेंगे। गवर्नमेंट ऑडिट में तो हम ये भी देखते हैं कि भैया ये सड़क बननी चाहिए कितने में थी। हम कंपनी ऑडिट में ये कभी नहीं देखते कि कितना प्रॉफिट आ जाना चाहिए था इतनी कैपिटल लगा के, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि सही बना रखी कि नहीं। सरकार ऑडिट में तो हम ये भी देखते हैं कि सड़क बननी एक्चुअली में चाहिए कितने की थी। उसने 120 करोड़ लगा दिए, 15 करोड़ अपने घर ले गया, ऐसा तो नहीं कर दिया। कौन सी इंटरनल? स्टैट्यूटरी में, हाँ, तो गवर्नमेंट ऑडिट्स में देखते हैं हम ये। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर एक ब्रांच आती है गवर्नमेंट ऑडिट, और उसमें सीएजी खुद नहीं करता है। सीएजी तो एक आदमी होता है, एक आदमी इतने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कंपनीज के ऑडिट नहीं करेगा। वो अलग अलग ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है, बोलता है कि भैया तू ऑडिट कर और तुम मेरे को रिपोर्ट दे। तो उस ऑडिटर के स्कोप में वो डालता है कि भैया तेरे को इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें चेक करनी है। हाँ, वो देखेगा कि भैया सरकार का पैसा ले लिया, अगर इसका खुद का पैसा होता तो कितने में सड़क बनवाता, हर एक चीज देखेगा। मजा आया सुन के, मजा आया सुन के। ऑडिटर करेगा भाई। ऐसा नहीं होता पूरे पैसे मिलेंगे, सरकारी काम का मतलब थोड़ी होता है। ऑडिटर को उसने अपॉइंट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको पूरे पैसे मिलेंगे। ऑडिटर तो भाई रिपोर्ट करता है, देख
फ्रॉड हो जाता है, सड़क बन गई, पैसा चला गया, उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट करता है, चेक होती है, पढ़ी जाती है, फिर वो रिपोर्ट न्यूज में आती है कि भैया देखो, वो जो आपको बताते हैं कि भैया इसने इतना करप्शन किया, इसने इतना फ्रॉड किया, वो कहाँ से आता है? ऑडिटर ने तो बताया, बस वो आपको पता चल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता, मंत्री का तो कुछ नहीं होता, आपको पता चल जाता, पब्लिक नॉलेज में आता है, यही उसका आखिरी वो जाता है। उस पर करेक्टिव एक्शन होते हैं नहीं होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि उनसे जवाब मांगा जाएगा, जाएगा पे खत्म हो जाता है। हाँ, कितना जवाब वो दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे वो नहीं होता। पढ़ लिया जी, लगा लो टाइम, लगा लो 2 मिनट और आराम से पढ़ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे बेस्ट लेक्चर असर्शंस का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा किसी टीचर को, देख लो आराम से। यस, क्या लिखा हूँ, लिख ले, वही सेम ही तो लिखवाया मैंने, कुछ अलग थोड़ी लिखवाया मैंने, बस उनका वो ऑर्डर चेंज करा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करा मैंने अलग। हाँ, याद करने के लिए अभी रिपीट कराऊंगा ना। ये जितने भी बड़े बड़े स्कैम हुए, चाहे वो बाइजू का स्कैम है, चाहे वो ये सत्यम स्कैम है, तो यहाँ पे सभी स्कैम्स क्यों होते हैं? स्कैम्स कैसे नहीं पकड़ पाते ऑर्डर? क्योंकि उसने असर्शंस पे कंफर्ट नहीं लिया होता, असर्शंस उसने चेक नहीं करी होती, तो ही इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं। सत्यम स्कैम में तो भाई ऐसी कमाल की कहानी है, सत्यम स्कैम तो किसी ने पकड़ा ही नहीं, सही चल रहा था, ऑडिटर भी बढ़िया रिपोर्ट दे रहे थे, सब मैनेजमेंट को पता ही नहीं था। ये जो सत्यम, इसका पूरा नाम मैं भूल गया, जो भी मेन बंदा था, एक दिन उसने चिट्ठी लिखी अपनी मैनेजमेंट को, कह रहा यार मैं इतने टाइम से स्कैम कर रहा था, बहुत साल हो गए स्कैम करते करते, अब मुझे, हाँ खुद ही लिख दी, और कह रहा है कि अब मेरे को लगता है कि बाहर आ जाएगा थोड़े टाइम में, या फिर मेरे बस की नहीं हो रही इसको संभालना, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि मैंने स्कैम कर। हाँ, तो उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि इट वॉज लाइक राइडिंग अ लॉयन, कि अब मैं उससे उतर नहीं सकता, मैं बस उसकी सवारी कर रहा हूँ पर मैं उससे उतर नहीं सकता। तो पकड़ा गया इन किसी ने, खुद ही बोल दिया। हाँ, फिर कोई तो अपॉइंटमेंट दे रहा है ये। सुनाएंगे सत्यम स्कैम की कहानी, सुनाएंगे किसी दिन तुम्हें। पता है खुद क्यों बोल दिया उसने? क्योंकि अगर पकड़ा जाता तो उम्र कैद होती, खुद बोल दिया तो 7 साल में छूट गया, अब 7 साल में छूट गया, और जो करोड़ अंदर करे थे वो तो बाहर है। कौन सी डिग्री? ये थोड़ी सी था। डिग्री का क्या, डिग्री का पर्पस क्या है तेरा? पैसे कमाना पर्पस है ना, वो तो इन्हें कमा लिए। हाँ हाँ मुझे पता है, अभी मैं तुम्हें और सुनाते जाऊंगा, जैसे आज मैंने एक कहानी सुनाई, ऐसे और 2-4 स्कैम्स की कहानी सुनाऊंगा। फिर पिछली क्लास के बच्चे कहने सर एक आधा स्कैम हमको भी सिखा दो। मैं कहा हाँ, 11,000 की फीस में 11,000 करोड़ का स्कैम करना सिखा दो। पढ़ लिया दोनों पेजेस, तीनों पेजेस जितने भी थे? किसी को कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी कहीं पे भी? एकदम क्लियर है? लाओ सुनाओ जरा मुझे, कौन सी असर्शन कितने टाइप की होती है? असर्शन होती क्या है पहले? एक सुर में बोला कर,
इतने सुर हिले हुए क्यों है तुम्हारे? बोलो। तुम बचपन में बोलते नहीं क्या गुड मॉर्निंग टीचर? वो तो बहुत सुर में बोलते तुम। अब हाँ तो एक सुर में बोला करो भाई। असर्शन क्या होती है? तेज बोलो, वीडियो में आवाज सुननी चाहिए। अरे मेरे को नाम बनाना है ना, तो मैं बताऊंगा कि देखो मेरे बच्चों को सारी चीजें याद होती हैं, तो बोलो। यार ये वीडियो ना यूट्यूब पे भी नहीं जा सकती, मैंने एक वीडियो दिखा दी तुमको। अब पता नहीं यार, मेरी तो ब्लॉक हो जाती है। योर वीडियो हैज बीन ब्लॉक्ड। मैंने फाइनल में 2-3 चीजें दिखाई हैं, अगले उस शाम को ही मैसेज आता है योर वीडियो हैज बीन ब्लॉक्ड। तुम बताओ असर्शंस क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज। समझ नहीं आया। एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ बोलो आगे। रुक जा। Assertions refer to representations by management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider different types of potential misstatement. ठीक है, कितनी तरह की assertion होती है? कौन सी? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में कितनी तरह की होती है? 5 तरह की। कौन सी? AC, OCC। ठीक है, 2-3 बार ये रिपीट करो, फिर हम एक एक को करें। AC, OCC। AC, A बोले तो एक्यूरेसी, C बोले तो कंप्लीटनेस, अकरेंस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। A बोले तो C बोले तो क्लासिफिकेशन, O बोले तो अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ। अकाउंट बैलेंस में कितनी असर्शंस होती हैं? 4। कौन सी? ERCB। E बोले तो एग्जिस्टेंस, R बोले तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, C बोले तो कंप्लीटनेस, एंड लास्ट में वैल्यूएशन। ठीक है जी, ये सारी असर्शंस आपको याद होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाली असर्शंस आप खुद से याद कर लेना, इन दोनों को मिला के ही लिखिए। लेकिन ये दोनों असर्शंस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की और अकाउंट बैलेंस की हर एक चीज में काम आने वाली। आपका चैप्टर 5 तो इसी चीज पे है कि भैया कौन सी असर्शन आप कैसे कैसे चेक करोगे, सेल्स का एक्यूरेसी कैसे चेक करोगे, सेल्स का अकरेंस कैसे चेक करोगे, पूरा चैप्टर 5 आपका इसी चीज पे। सही है। परचेज का कैसे चेक करोगे, बैलेंस शीट के आइटम्स का, P&L के आइटम्स का, पूरा चैप्टर 5 इसी का है। कितने नंबर का आता है पता है? 20 नंबर का। यस, इस किताब में नहीं है चैप्टर 5, इस किताब में नहीं, दूसरी किताब में। वो लास्ट में करेंगे हम। असर्शंस समझ में आ गई? हाँ, चैप्टर 3 करेंगे, उससे पहले चैप्टर 2 भी करेंगे। रुक जा, शांति रख। क्लास आज आपकी यहीं तक है। इन असर्शंस को प्लीज रट के आना। दोबारा रिपीट कराऊं क्या? 10-15 बार। क्या करें? इसके बाद कल हम चैप्टर 2 करेंगे।